गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर ना 6 स्टैंडर्ड्स है। अच्छा चैप्टर है, इसको स्मॉल भी नहीं बोल सकते, लॉन्ग भी नहीं बोल सकते, ये मिड साइज चैप्टर है। अराउंड 28-30 पन्ने का चैप्टर है, 6 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर एक बार गौर करो, ऑडिट में कितने स्टेजेस होते हैं? 3। पहला प्लानिंग स्टेज, फिर परफॉर्मेंस और फिर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग स्टेज में जाके आपको 3 स्टैंडर्ड काम आते हैं, 5, 60, 70, 80। देखो 500 सीरीज वाले जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, वो ऑडिट एविडेंस के ऊपर होते हैं। उसमें 11 स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 11 में से 6-7 जो है वो वॉल्यूम 1 और चैप्टर 4 में हो जाता है, ठीक है। जो लास्ट का ये 3 स्टैंडर्ड्स बचता है ना, 60, 70, 80, ये यहाँ पे आता है। 560 क्या है? सब्सीक्वेंट इवेंट, मतलब 31 मार्च के बाद क्या क्या हुआ। 570 क्या है? गोइंग कंसर्न का इशू है कि नहीं। और 580 क्या है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लास्ट में लेते हैं, तो ये 3 लास्ट में आता है। एक और स्टैंडर्ड है जो 500 रेंज का नहीं है, 450, 400 में 50, 450, ये भी लास्ट ही में होता है। 450 क्या होता है? आपने जितने भी मिस स्टेटमेंट्स पकड़े हैं ऑडिट के दौरान, उसको क्लाइंट को देके ठीक करवाना, रेक्टिफाई करवाना, ये है ऐसे 450। बहुत सारे लोग ये बात जानते नहीं है, पर हम लोग का ये ड्यूटी होता है कि जो भी मिस स्टेटमेंट्स हमें मिले वो हम क्लाइंट को देकर ठीक करवाएं। ये हमारी ड्यूटी है, इट इज़ आवर ड्यूटी एज पर ऐसे 450। तो ये भी तो लास्ट ही में होगा ना। और 2 स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट रहते हैं, 260 एंड 265, ठीक है। 260 और 265, ये 2 स्टैंडर्ड्स इंटर में नया ऐड हुआ है। इंटर के सिलेबस में पहले नहीं था, अभी नया ऐड किया गया न्यू सिलेबस में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। 260 कम्युनिकेशन विथ दोस्त चार्ज विथ गवर्नेंस, व्हाट आर द 4 मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड, आपसी बातें। और ऐसे 265 क्या है? इंटरनल कंट्रोल में जितनी भी डेफिशिएंसीज मुझे मिली है ना, वो मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है। सो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहला इन 6 स्टैंडर्ड्स की लिस्ट में कौन सा है? 560। ये चालू हो गया 560 सब्सीक्वेंट इवेंट्स। पहले एक बार इसकी रूपरेखा को समझते हैं, ओके। मान लो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, ये खत्म कब हो रहा है? लास्ट डेट क्या है? फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च 2024। अब 31 मार्च को थोड़ा ना अकाउंट्स ऑडिट सब हो जाता है, नहीं, वो तो सर बाद में होता है। इधर देखो, मान लो 4 महीने लगे, फ्रॉम 31 मार्च टू 31 जुलाई, 4 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो गया। तो 31 जुलाई को ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करके अप्रूव कर रहे हैं, और मैं सीए, मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट को साइन करके अप्रूव कर रहा हूँ। ये एक ही दिन होता है एक्चुअली, ठीक है, क्लियर है। तो अब इन 4 महीनों को में जो भी कोई तगड़ा इवेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सब्सीक्वेंट इवेंट। अकाउंट्स में भी इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है, AS4, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। और ऑडिट में स्टैंडर्ड है ऐसे 560, बोलता है कि इस दौरान जो भी इवेंट्स हुए हैं, पहले अकाउंट्स, ठीक है, AS4 बोलता है कि इस दौरान जो भी कोई ऐसा इवेंट हुआ है, आप चेक करो कि वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एडजस्टमेंट वर्ड का मतलब होता है एंट्री पास करना, ठीक है, और नॉन एडजस्टिंग का मतलब होता है एंट्री पास नहीं होगा, सिर्फ डिस्क्लोजर होगा, ठीक है। इन्होंने बोला दोज इवेंट्स विच ऑकर्ड ओवर हियर बट द कंडीशंस पर्टेनिंग टू द इवेंट एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, उनको हम एडजस्टिंग मानेंगे और उनका एंट्री पास होगा। जैसे हमारा एक डेटर्स था, सन्डी डेटर था, हमारा एक बड़े अमाउंट का सन्डी डेटर था, 2 करोड़ रुपए का सन्डी डेटर था। वो 31 मार्च को हमारा डेटर था और हमने उसके लिए PPDD भी बनाया था, बिकॉज उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही थी। 2 महीने बाद जाके मई मंथ में कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है। तब तो आपको मालूम है वो बैड डेट हो गया। अच्छा, ये कंडीशन 31 मार्च को ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो इवेंट्स द कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, तो ये कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग। तो अब इसके लिए एंट्री पास होगा, उस डेटर को आप राइट ऑफ करोगे, एंट्री पास करोगे, मतलब बुक्स में एंट्री पास होगा, जर्नल एंट्री, उसको राइट ऑफ करोगे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, हमारा लेबर यूनियन के साथ कोई झमेला चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था पहले से ही, और उसका जजमेंट पेंडिंग था। 31 मार्च को भी वो मामला कोर्ट में चल ही रहा था, तो इट वॉज द सॉर्ट ऑफ अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ। लेकिन जून महीने में कोर्ट का जजमेंट आ गया, हम लोग केस हार गए, हमको 70 लाख रुपया देना पड़ेगा लेबर यूनियन को। तो इसका कंडीशन क्या एग्जिस्ट कर रहा था 31 मार्च को? हाँ सर। और अब तो फरमान आ गया, तो एक काम करो, 70 लाख का लॉस बुक करो, 70 लाख का एंट्री मारो, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी टू PL, एंट्री मारो,
ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, एडजस्टिंग इवेंट्स के हैं। सर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कोई कंडीशन 31 मार्च को एग्जिस्ट नहीं करता है, जो अचानक होता है, उनको बोला जाता है नॉन एडजस्टिंग, उनका एंट्री नहीं होता, उनका सिर्फ क्या होता है, डिस्क्लोजर। सर एग्जाम्पल दो, आग लग गई फैक्ट्री में, अब ये थोड़ा कि 31 मार्च को चिंगाड़ी भड़की थी, सुलगी जाके 2 महीने बाद, ऐसा तो नहीं होना ना। तो ये तो आग लगना, नेचुरल कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफी, ये सब अचानक ही होता है, इनके लिए एंट्री पास नहीं होता, इस लॉस का केवल नोट्स में डिस्क्लोजर जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट का एडजस्टमेंट होता है, नॉन एडजस्टिंग का डिस्क्लोजर होता है। तो मुझे एक्चुअली एज एन ऑडिटर AS4 कंपनी फॉलो करेगी और SA 560 मैं, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं चेक करूं कि इस दौरान जितने भी इवेंट हुए हैं एडजस्टिंग इवेंट को एडजस्ट किया गया है, नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज किया गया है। ये मेरा मेन काम है, उसी के ऊपर ही स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड एक कदम आगे चला जाता है, जैसे AS4 तो यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन SA 560 AGM तक जाता है। SA 560 में एक्स्ट्रा भी कुछ लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने ऑडिट बोर्ड साइन कर दिया, उसके बाद आई हैव गिवन माई ऑडिट रिपोर्ट, आई हैव एक्सप्रेस माई ओपिनियन, उसके बाद इवेंट नहीं हुआ, फैक्ट पता चला। फैक्ट का मतलब आई केम टू नो ऑफ सम इंफॉर्मेशन जो इफ आई हैड नोन अर्लियर नो आई वुड हैव एक्सप्रेस्ड अ डिफरेंट ओपिनियन। पहले पता होता तो डिफरेंट कर देता, तो उसको बोलते हैं फैक्ट। तो कोई फैक्ट हुआ है, फैक्ट दो प्रकार के हैं, फैक्ट ए फैक्ट बी, दोनों के आंसर लगभग एक जैसे, बस थोड़ा सा फर्क है। फैक्ट ए उस पीरियड में पता चला जब तक ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट नहीं हुई है, फैक्ट भी मतलब ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट भी हो चुकी है। हाँ ठीक है, डिस्कस करूं। ऊपर क्या लिखा है, AS4, जब जब इसका क्वेश्चन आएगा तुम लोग पक्का ना AS4 की भी जिक्र करोगे, ठीक है, AS4 भी बोलोगे एग्जाम में। नेक्स्ट चीज़ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रीड पेज, वो मैं पढ़ा के आ चुका। अब इधर 2 तरह के इवेंट होते हैं, लाल रंग, रिक्वायर्स एडजस्टमेंट, मतलब 31 मार्च के बैकडेट में जाके एंट्री मारो, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ब्लू कलर नॉन रजिस्टरिंग इवेंट, रिक्वायर्स एंट्री नहीं होगा, केवल नोट्स में डिस्क्लोजर होगा। बहुत बढ़िया। ये 2 एग्जाम्पल है आपके एडजस्टिंग इवेंट के, एक है वही कि डेटर बैंकक्रप्ट हो गया और दूसरा कोर्ट केस हार गए या सेटलमेंट हो गया, जो भी, ठीक है। फिर नीचे नॉन एडजस्टिंग का एग्जाम्पल है ब्लू में, मतलब कुछ नया हो गया, आप IPO लेके आ गए, मर्जर अमेलगमेशन हो गया, आग लग गई, ये सब कुछ नया हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये चैप्टर में 3 हिस्से हैं, इवेंट, फैक्ट्स से फैक्ट्स भी। इवेंट वही है जो 31 मार्च से 31 जुलाई के बीच में हुआ, एज पर माई एग्जाम्पल। फैक्ट मतलब 31 जुलाई से 10 अगस्त जब तक सर्कुलेट नहीं हुआ, और फिर 10 अगस्त के बाद से AGM तक जो भी हुआ वो फैक्ट बी में जाएगा। तो यहाँ पे वही डेट्स बताया है, डेट्स क्या होता है, इवेंट फैक्ट फैक्ट भी क्या होता है मैं बता चुका। टर्न द पेज। अगले पेज में ऊपर देखो हरे रंग का एक बॉक्स है, ओके। नाउ व्हाट इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी। इवेंट्स मुझे वही कंसिडर करने हैं जो या तो एडजस्टिंग हो या नॉन एडजस्टिंग, मतलब या तो जिनके लिए एंट्री पास हो या डिस्क्लोज हो, वरना मुझे और कोई इवेंट कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च से 31 जुलाई के बीच में वर्कर्स को सैलरी दिया गया था, तो वो तो अगले साल का सैलरी है, उससे मुझे कोई मतलब है ही नहीं। 31 मार्च से 31 जुलाई में सेल परचेज हुआ था, तो वो तो अगले साल का, उससे मुझे मतलब नहीं है। केवल मुझे वो इवेंट से मतलब है जिसका पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर पे कुछ लेना देना है, या तो वो एडजस्ट एंट्री चाहता है या डिस्क्लोजर, एज पर AS4, ठीक है। नेक्स्ट चीज स्टैंडर्ड में क्या है, फैक्ट्स। फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातें पता चलती हैं, पर केवल वो फैक्ट्स जो इतने इंपॉर्टेंट है कि ये बाबू अगर मेरे को पहले पता चल गया होता ना, मैं कोर्स ही ज्वाइन नहीं करता, समझ रहे, वैसा, ठीक है। मतलब एक होता है ना, मेरे लिए नहीं, मतलब मैं अपने एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, जैसे होता नहीं कि गलती कर दी, कोर्स ज्वाइन पहले पता चल गया होता, ज्वाइन ही नहीं करते, वैसा कि पहले पता चल गया होता है फैक्ट, तो मैं ओपिनियन ऐसा नहीं ऐसा देता, वैसा वाला फैक्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा याद करना है, हरा बॉक्स। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर।
मुझे देखना है कि इवेंट्स को लेकर कंपनी की मैनेजमेंट ने AS4 फॉलो किया है, मतलब एडजस्टिंग को एडजस्ट और नॉन एडजस्टिंग को डिस्क्लोज किया है। तो कंसिडर द कंप्लायंस ऑफ AS4 कि मैनेजमेंट ने AS4 फॉलो किया है कि नहीं, उसका एविडेंस ऑब्टेन करो, चेक करो, कर लेंगे सर। नंबर 2, फैक्ट्स को लेकर मेरी जिम्मेदारी तभी बनती है जब वो इतना सिग्निफिकेंट हो कि मेरे ऑडिट रिपोर्ट को बदल के रख दे। अब मेरे सामने 3 मोटे मोटे डब्बे आएंगे, तीनों के अंदर जो जो प्रोसीजर्स फॉलो होने वो वाले। सबसे पहले इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स को लेकर मैं फिर से बोलूँगा हरा रंग, आई हैव टू कंसिडर ओनली दोज इवेंट्स विच आर सो सिग्निफिकेंट कि जिनका या तो एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर हो। अच्छा, कोई भी नया ऑडिट प्रोसीजर करने की जिम्मेदारी नहीं है, केवल उस इवेंट से संबंधित जो ऑडिट प्रोसीजर है वही मुझे करना पड़ेगा। क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर करना है? 4। नंबर 1, आइडेंटिफाई सब्सीक्वेंट इवेंट, आई विल परफॉर्म सम प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई ऑल द सब्सीक्वेंट इवेंट्स दैट हैपेंड। नंबर 2, मैं रैप करूंगा। रैप का डिटेल क्या है? रोरी। रैप में मैं क्या क्या करूंगा? रोरी। R से रीड द मिनट्स, क्योंकि ऐसा कोई घटना हुआ है तो पक्का मिनट्स मीटिंग तो चर्चा होगा ही। नंबर 2, रीड द, अगर ये लोग मंथली या क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन बनाते तो वो चेक कर लूंगा, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अप्रैल मई जून का। O, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजमेंट कैसे सब्सीक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है। I, इंक्वायर करूंगा मैनेजमेंट को। नंबर 3, चेक करूंगा जो भी एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग है उनका एडजस्टमेंट डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं हुआ है, और लास्ट में उनसे लिखा के WR ले लूंगा। ये हो गया इवेंट्स का प्रोसीजर, याद रहेगा ये। बस अपने को ये इवेंट्स में 4 प्रोसीजर और रोरी याद करना और कुछ याद नहीं करना है। एक गुड न्यूज़ ये है कि फैक्ट्स A के प्रोसीजर और फैक्ट्स B के प्रोसीजर मैच करते हैं। तो तुमने अगर फैक्ट्स A को अच्छे से पढ़ लिया ना तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा फैक्ट्स भी हो जाएगा। फैक्ट्स A, फैक्ट्स A का मतलब है आई केम टू नो ऑफ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आफ्टर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड गिविंग इट टू द क्लाइंट, बट बिफोर इट इज बीइंग सर्कुलेटेड and the information is so important कि had I known it earlier it would have caused me to change my audit report. Okay, तो मैं इसको लेके 4 स्टेप्स करने वाला हूँ। पहला 1 2 3 याद कर लो, डाई, नॉट DIE, दाई, DAI, ठीक है। D से डिस्कस, D से डिस्कस, फिर चेक करेंगे वो जो फैक्ट मुझे पता चला है क्या FS को चेंज करके ठीक हो जाएगा क्या, वेदर FS नीड्स अमेंडमेंट, मतलब FS को ठीक करने से हो जाएगा क्या। NI, इंक्वायर कि भाई आप लोग का क्या प्लान है, हाउ यू आर प्लानिंग टू एड्रेस, मतलब कि मान लो FS में गड़बड़ है, ठीक करोगे क्या। तो अब इनका जो जवाब होगा वो होगा स्टेप नंबर 4, 4A 4B। 4A, मैनेजमेंट, पढ़ो ब्लू डब्बा का हेडिंग, बोला ठीक है हम लोग FS चेंज कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वो MMS हटा दिया उन्होंने। अब 2 बातें होंगी, या तो मैं पूरा फ्रेश न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा या फिर मैं उसी ऑडिट रिपोर्ट में एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ डाल के डबल डेट डाल दूंगा, डुअल डेटिंग, या फिर न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा, ठीक है। 4B, उनने मना कर दिया, बोला हम तो नहीं करेंगे जाओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो एक नया ऑडिट रिपोर्ट पकड़ा दूंगा विद MO, मैं TCWG को बता दूंगा। एंड 3, टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन माई प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट। आई विल टेक सम स्टेप्स ताकि ये लोग जिनको भी बांटेंगे वो लोग मेरे पुराने वाले ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाय ना करें। अब वो स्टेप्स कहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो। नंबर 1, सर अरे ये रहा, द स्टेप्स डिपेंड ऑन ऑडिटर्स लीगल राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, सीक लीगल एडवाइस, और एक एक्स्ट्रा काम मैं कर सकता हूँ, अटेंड द AGM एंड वहाँ पे बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। ऊपर आओ, अब कौन है मेरे सामने, सर सेम है, वही प्रोसीजर्स होंगे। 1 2 3 क्या है, दाई। 4 है मैनेजमेंट मान गया तो बहुत अच्छी बात है, मैं मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब, अब देखो फैक्ट बी में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, दैट द ऑडिट रिपोर्ट इज ऑलरेडी बीन सर्कुलेटेड, सो इवन इफ द मैनेजमेंट चेंजेस दे विल हैव टू रीसर्कुलेट अगेन। तो स्टेप नंबर 1, मैनेजमेंट विल टेक स्टेप्स कि वो जिनको बांटे उनको बोलें कि जी पुराने वाले मत करना, नया भेज रहे हैं, और फिर नया भेज दें, मैं चेक कर लूँगा। 2 बातें वही है, मैं नई रिपोर्ट पकड़ा दूंगा, उसमें MP रहेगा। 4B, नहीं माना मैनेजमेंट
तो notify TCWG and take steps to prevent reliance on the previous audit report. डन है ना ये? ठीक है, इधर ओके है। अब एक येलो कलर का बॉक्स है, ऊपर नाम पढ़ो, डेट व्हेन द एफएस इज इशूड। इशूड वर्ड का मतलब नॉर्मली क्या होता है? व्हेन इट इज मेड अवेलेबल टू द यूजर्स, विच इज वेबसाइट पे डालना या उनको प्रिंट करके बांटना। यही मैक्सिमम टाइम इट इज़ टू द शेयर होल्डर्स, कि जब आप बांटते हो उसी को बोलते हैं डेट ऑफ इशू। लेकिन कभी कभी सर इट डिपेंड्स ऑन लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे बैंक ऑडिट के केस में नियम होता है कि आपको 30 जून तक आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, तो वो फिर डेट ऑफ इशू माना जाएगा, जबकि एजीएम तो बाद में होगी। ठीक है, चौथे वाला पॉइंट में क्या बोला है, पढ़ो। ऑडिटेड, ये एक बार ये देखो तो ज़रा, 31 जुलाई को हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर लिया था, लेकिन हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को हैंडओवर कब की? ये हो सकता है कि नहीं? जैसे मैं ये बुक तो पहले ही बना लिया, तुम लोग को बाद में बांटा है ना, तो ऑडिटर ने अपना रिपोर्ट तो साइन कर लिया 31 जुलाई को, पर आपको बांटा कब? 2 अगस्त को, 2 दिन के गैप में। तो कॉमन सेंस का बात है, एफएस कैन नॉट बी इशूड बिफोर आइदर ऑफ दीज डेट्स, मतलब दोनों में से जो भी लेटर है उसके बाद ही एफएस इशू या सर्कुलेट हो सकता है, बिकॉज एफएस कैन नॉट बी सर्कुलेटेड विदाउट ऑडिट रिपोर्ट। अब सोचो, इन भाई साहब ने 2 अगस्त तक हम लोग को रिपोर्ट हाथ में दिया नहीं है, तो 1 अगस्त को हम अपना एफएस सर्कुलेट करेंगे कैसे विदाउट ऑडिट रिपोर्ट? समझ रहे हो बात को? तो जब तक वो हमको देगा नहीं हाथ में, तब तक हम एफएस भी सर्कुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज एफएस इज ऑलवेज सर्कुलेटेड अलॉन्ग विद ऑल इट्स अटैचमेंट्स एंड एनेक्शर्स, एंड ऑडिट रिपोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट अटैचमेंट। 560 हो गया, डन है। 560 में 3 मेन चीज़ें हैं, इवेंट, फैक्ट्स है, फैक्ट्स भी, और उनका क्या क्या प्रोसीजर्स है, वो याद कर लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक बात याद रखना, जब भी ऐसे 560 का क्वेश्चन आए, AS4 जरूर बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ये इंटरमीडिएट का फेमस स्टैंडर्ड है जिससे एग्जाम में सवाल बनते हैं। हम जानते हैं कि 3 फंडामेंटल अजम्पशन होते हैं ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, उसमें से एक है गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब कम से कम 1 साल तक तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड में ये 500 सीरीज का स्टैंडर्ड है। 500 सीरीज के जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं, इट्स ऑल अबाउट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट एविडेंस। यहाँ सबसे बड़ा ऑडिट प्रोसीजर क्या है? मैप काउ, CAW वाला काउ, नॉट गाय वाला काउ, मैप काउ, मैप माँ का फुल फॉर्म बोलो, मैनेजमेंट असिस्टेंट। अरे पहली बात तो आप ये समझ लो, ये स्टैंडर्ड हर जगह लगता नहीं है। ये आप जाओगे किसी अच्छे भले कंपनी, बोलोगे हमको गोइंग कंसर्न का डाउट है, तो तुम पे डाउट है हमको, ठीक है। ये आपको इंडिकेटर्स दिख रहे हैं भाई कि ये मरने वाला है, तब आप पूछते हो मैनेजमेंट को ऐसे, मैनेजमेंट ऑलरेडी मरा हुआ है, तो क्या लगता है बचोगे कि मरोगे, मतलब ऐसे, तो दैट इज मैनेजमेंट असेसमेंट। तो ये असेसमेंट का मतलब क्या है? मैं क्यों पूछ रहा हूं उनसे कि तुम्हारा क्या असेसमेंट है? क्योंकि भाई अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी तो इनकी है ना, ये बचाएंगे तो पक्का कुछ तो हाथ पैर मार रहे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे जिससे हम बच जाएं। जैसे तुम एग्जाम दोगे तो पास या फेल का असेसमेंट तो तुम ही सबसे पहले कर सकते हो ना, वो कोई और नहीं करता, ना मैं करता हूँ ना कोई घरवाला कर सकता है, यही तुम ही करोगे। वैसे ही तो भाई तुम मर रहे हो तो तुम हमको बताओ कि तुम बचने का क्या बंदोबस्त करोगे, बचोगे कि मरोगे, वो है मैनेजमेंट असेसमेंट, ठीक है। मैं आपका फुल फॉर्म रिक्वेस्ट माँ, मैनेजमेंट असेसमेंट, माँ के बाद MP मतलब तो ये लोग बोलेगा कि हाँ देखिए जी हमने मैनेजमेंट प्लान बना रखा है, ऐसे रिवाइव करेंगे, रिवाइवल प्लान, ठीक है। काऊ का C बहुत इंपॉर्टेंट, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लीज आस्क फॉर यस, बिकॉज हमको आपका 1 साल का कम से कम कैश फ्लो फोरकास्ट चाहिए। मरती हुई कंपनी के लिए सबसे जरूरी है कि इनफ्लो शुड बी मोर देन आउटफ्लो, अगर वो संभल गया तो आप बच जाओगे। कैश फ्लो फोरकास्ट वो हमको बना के दे दो, आई विल चेक दैट, समझ गए। नेक्स्ट घुसो अंदर इसके। नंबर 2, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट? मैड माँ से मैनेजमेंट असेसमेंट, D से डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग मुर्गा, एक्चुअली मुर्गा ऐसे होता भी नहीं है, मुर्गा तो उड़ता नहीं है ना, बैठा रहता है। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू सम गोइंग कंसर्न अजम्पशन, उसको डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है? वो डिस्क्लोज करेंगे और हम मुर्गा दे देंगे, करेक्ट है। सवाल पढ़ो,
What are three factors that affect their judgment about uncertainty? Number one, the degree of uncertainty increases further into the future. देखो शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी कम है, लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है. नंबर टू, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट. नंबर थ्री, एनी जजमेंट अबाउट द फ्यूचर जो आप करते हो, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम व्हेन यू आर मेकिंग द जजमेंट. और वो इन्फॉर्मेशन तो चेंज हो ही सकता है. एक बात सोचिए जरा, 31 मार्च को मैनेजमेंट का असेसमेंट था, बच जाएंगे. 2 महीना बीता, अब मैं पूछा 31 मई को खड़े हैं, अब आपको क्या लगता है? बोला शायद बचेंगे. 1 महीने बाद फिर मैं गया 30 जून, बोला पक्का मरेंगे. तो ये जो जजमेंट असेसमेंट है ये तो चेंज हो सकता है ना विद टाइम. तो मुझे ये असेसमेंट बार बार लेते रहना पड़ेगा जब तक मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर देता, क्योंकि असेसमेंट्स कीप ऑन चेंजिंग बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन योर हैंड. इधर मेरी जिम्मेदारी क्या है? सर 3, अगर गोइंग कंसर्न है तो उसका एविडेंस ऑब्टेन करो, मुंह है क्या चेक करो. और बाय द वे मेरा 570 करना एज एन ऑडिटर डज नॉट गिव एनी गारंटी कि कंपनी बचेगी. एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू गोइंग कंसर्न इन माय ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट मीन दैट आई एम गारंटी अबाउट द. एन ऑडिटर कैन नेवर गारंटी अबाउट. मान लो एक अच्छी खासी कंपनी है, सब सही है, सब सही है, मेरे ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद ही बर्बाद नहीं हो सकता क्या? कुछ अचानक हादसा हो गया, नहीं हो सकता बर्बाद क्या? मतलब ऐसा इवेंट मैं ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकता था जो हुआ था कोविड लॉकडाउन में. तुम इमेजिन करो, फरवरी में फाउंडेशन के रिजल्ट्स आते हैं, बैचेस चालू होता है, मार्च में खबरें आ रही हैं पहले वायरल होके कि ये हो रहा है, फलाना ढिम का लॉकडाउन लग रहा है, और विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो भी सकता है क्या कि हम लोग घर में बंद हो जाएंगे. कभी क्योंकि हुआ नहीं ना, तो आदमी को पता नहीं. अचानक लॉकडाउन लगा दिया, सब लॉक्ड. तुम तब स्टूडेंट रहे होगे स्कूल के, ठीक है, तो तुमको एक बार तो मज़ा आ गया होगा, क्योंकि तुम हो, ठीक है, तुमको तो मज़ा ही आया होगा एक बार. लेकिन आई वॉज अ वर्किंग पर्सन एट दैट टाइम ना. जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, बैचेस चल रहे हैं वगैरह, तो जिम्मेदारियों का एक बोझ है, और ऑनलाइन क्लासेस है नहीं, इट्स ऑल ऑफलाइन. मतलब ये भी नहीं कि ठीक है आज तो अगर अचानक लॉकडाउन हो तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी ऑनलाइन का सिस्टम्स रेडी है, सब है, 1 सेकंड में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेटेस्ट है, बुक्स है, बैच है, सब है. लेकिन उस समय तो यू आर नॉट रेडी एंड प्रिपेयर्ड, नो, यू गेट द पॉइंट. अचानक हो गया, तो यार ये अचानक वाली चीज़ों का ऑडिटर बेचारा गारंटी कैसे दे सकता है? चांस ही नहीं गारंटी देने का. तो कभी भी कोई ये ना समझे कि सीए इज गिविंग गारंटी फॉर गोइंग कंसर्न, ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर वही एविडेंस ऑब्टेन करना, मुंह पे रिपोर्ट करना और रिपोर्ट बना के देना, ठीक है. मैं रैप करूंगा. अच्छा, एक डायलॉग है जो मैंने बोला था, बाप रे बाप, जब 570 पढ़ो ये ब्लू वाला डायलॉग याद करो, बिकॉज ये अंदर 50 बार आएगा. इवेंट्स और कंडीशंस दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज. वेरी गुड, ठीक है, ओके. बात करें केस 1, बात करें. मैंने मैनेजमेंट से पूछा, जी आप लोगों ने कोई असेसमेंट किया है क्या, बचोगे कि मरोगे? केस 1, उन्होंने बोला हाँ किया है. केस 1 पढ़ो तो. नहीं, मैं उनसे पूछूंगा भाई अगर आपने किया है क्या, उन्होंने बोला हाँ किया है. तो अगर उन्होंने कोई असेसमेंट किया तो मैं उसको वेरीफाई करूंगा. अब अंदर पढ़ो आप. द ऑडिटर शैल डिस्कस द असेसमेंट विद द मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन whether it has identified why events or conditions that cast a significant doubt on the entity's ability to continue as going concern. और फिर उसके लिए कोई प्लान बनाया होगा तो प्लान वेरीफाई कर लेंगे. केस 2, इन कमबख्तों ने कोई असेसमेंट किया ही नहीं है, तो इनको बोलूँगा भाई कर ले असेसमेंट, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि तेरा अकाउंट्स गोइंग कंसर्न पे बनेगा कि लिक्विडेशन बेस से बनेगा, ठीक है. अगर नहीं किया तो आइडेंटिफाई द इवेंट्स एंड कंडीशन विच कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द. असेसमेंट कम से कम कितने का होना चाहिए? सर अगले 12 महीने का, 31 मार्च से 12 महीने का, ठीक है, कम से कम 12 महीने का तो होना चाहिए. एक स्टूडेंट ने मेरे से क्लास में डाउट पूछा था, सर 12 महीना कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट. नहीं रे, पढ़. इकतीस मार्च से 12 महीना. गोइंग कंसर्न का मतलब होता है 12 महीना, तो 12 महीना कहाँ से? 31 मार्च से 12 महीना. अच्छा ठीक है. यहाँ पे मेरा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? साइको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला एटीट्यूड होना चाहिए. आई शुड ऑलवेज बी रिमेन अलर्ट. अरे ये तो वही बात है ना, कंपनी वेंटिलेटर पे है, अचानक कोमा से जाग गई कंपनी, हो ही सकता है चमत्कार हो गया.
नेक्स्ट, अब ये बड़ा फेवरेट है इंस्टीट्यूट का इंटरमीडिएट के लिए कि ऐसे क्या इवेंट्स और कंडीशंस आपको मिल गए दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। बोला बहुत सारे इंडिकेटर्स है, वी कैटेगराइज देम इनटू 3 पार्ट्स। फूड लिखा है ना, फूड, एफ से फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, ओ से ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, ओ से अदर इंडिकेटर्स। सबसे खतरनाक है बाबू अदर इंडिकेटर्स, कारण इसमें 4 ही और 4 मार्क आएगा तो यही 4 बोलना पड़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो स्टार हैं रीड मारो, नेट लायबिलिटी, नंबर 2 पढ़ो यार, बोरोइंग्स का मैच्योरिटी आ रहा है और देने के लिए पैसा है नहीं। नंबर 4 नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंस ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव हो गया आपका। इसको ना स्टार्टअप वाले लोग कैश बर्न बोलते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, धंधा कम करो बकैती ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप वाले लोग यही करते हैं, बिजनेस से ज़्यादा उनका ज्ञान देने में रहता है कि फैंसी वर्ड्स कैसे बोला जाए, वाई मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है, कैगर क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, ये सब फैंसी टर्म्स के बिना तो धंधा हो ही नहीं सकता, वो जरूरी है, ठीक है। इधर नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ओके, इसको वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है स्टार्टअप वाले, ये बोलते हैं, दे कॉल इट कैश बर्न। 5 नंबर एडवर्स रेशियोज, जितने भी रेशियो एनालिसिस तुमने किए सारे गंदे गंदे रेशियो निकल के आ रहे हैं। 6 नंबर सब्सटैंशियल लॉसेस, ठीक है, ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है मतलब धंधे में कमा नहीं पा रहे हो। 7 नंबर डिविडेंड नहीं दे रहे हो। 10 नंबर सीओडी हो गया है, मतलब आपके सप्लायर लोग अब आपको माल नहीं देते उधार पे, आपको उनको पैसा देना पड़ता है तब रॉ मटेरियल आता है घर में, तो मतलब हालात खराब है। ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनेंशियल इंडिकेटर बाद में होता है, ऑपरेटिंग पहले होता है। ऑपरेशन खराब होगा तब तो फाइनेंस पे असर आएगा। ऑपरेटिंग इंडिकेटर क्या है, देखो मैनेजमेंट का इंटेंशन है धंधा बंद करने का। नंबर 2 केएमपी मर गया विदाउट रिप्लेसमेंट। जस्ट इमेजिन करो ये एजुकेशन सेंटर है, मैं पढ़ा रहा हूँ द इमीडिएटली मैं मरा, ठीक है, सिद्धार्थ अग्रवाल क्लास में से सिद्धार्थ अग्रवाल गायब हो गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्लासेस भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ केएमपी विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसा बहुत कम कंपनियों में होता है, सर्विस सेक्टर में तो डेफिनेटली अभी मैंने अपना एग्जांपल दिया, बाकी धंधों में भी होता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं है, पर चांसेस ज़्यादा है स्मॉल बिजनेसेस में, बिग बिजनेसेस में नहीं। रिलायंस में ऐसा नहीं हो पाएगा। बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना, पूरा एक सिस्टम और स्ट्रक्चर बन जाता है, एक जाएगा दूसरा पहले से प्लान चल रहा है, सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। इंडिविजुअलिस्टिक बिजनेसेस जितने भी होते हैं ना, वहाँ पे वो इंडिविजुअल गया मतलब वो एम्पायर ख़त्म, कॉमन सेंस की बात है। 3 नंबर मार्केट गया, कस्टमर्स गए, लेबर डिफिकल्टी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, नया कॉम्पिटिटर हाईली सक्सेसफुल, दीज थिंग्स। BSNL बिकमिंग अ न्यू बिग कॉम्पिटिटर, पता नहीं, सुन रहे हैं ऐसा कि जियो और एयरटेल ने दाम बढ़ा दिया तो BSNL ने सस्ता कुछ लॉन्च कर दिया है, तो ऐसा सुन रहे हैं, अभी मेरे को पता नहीं क्या है कि BSNL तो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट तो अंबानी अडानी का है, मतलब बदल देगा ना पॉलिसी, ठीक है। अदर इंडिकेटर्स, अदर इंडिकेटर्स में 4 हैं तो गिन के 4 याद करने पड़ेंगे, यू कांट मिस इट। सर 4 में से 3 लॉ है, 4 में से 3 लॉ है, पहला पढ़ो वायलेशन ऑफ सेबी लॉ। नंबर 2 पेंडिंग लिटिगेशन मतलब लीगल केस। नंबर 3 चेंज ऑफ लॉ दैट जो धंधे को अफेक्ट कर रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स थे ना जो खास तौर पे ट्रेडिंग ऑप्शन ये सब के बारे में बहुत ज्ञान देते थे, सेबी ने उनका किया ना, नया नया लॉज निकाला, अभी और लॉज आएगा। आई एम टेलिंग यू ई कॉमर्स एक ऐसा स्पेस है जो आज के दिन हिंदुस्तान में लेस रेगुलेटेड है। आने वाले 10 सालों के अंदर ई कॉमर्स पे और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लॉज आएंगे और जो इसको और डिफ़िकल्ट बना देंगे, ये होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग इसके अच्छे प्लेयर्स है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो भी अपना तौर तरीका चेंज कर लेंगे, पर असर आएगा, ये नहीं कि असर नहीं आएगा। एंड लास्ट 4 नंबर क्या है, सम कैटास्ट्रॉफी, आग लग जाना, अर्थक्वेक वगैरह। व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर गोइंग कंसर्न? मैप, उधर देखो, मैप काउ, माँ का फुल फॉर्म मैनेजमेंट, P प्लान, C कैश फ्लो, A एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द लास्ट असेसमेंट डेट,
फिर W रिटन रिप्रेजेंटेशन, लिस्ट A, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें जो आप करोगे टू आइडेंटिफाई सच इवेंट्स, इधर एक एक करके लिस्ट ए पढ़ लो। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, द ऑडिटर शैल परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर, उसी का एग्जाम्पल है लिस्ट ए, ठीक है। अब इन्होंने बोला ना प्लान बनाएंगे फॉर रिवाइवल, तो प्लान में क्या क्या हो सकता है फॉर रिवाइवल, एग्जाम्पल लिस्ट बी पढ़ो। लिस्ट बी में मैंने तुमको बोला था एक मूवी का एग्जाम्पल है, दिल धड़कने दो, 2 पॉइंट तो वहीं से है कि आइडल असेट बेच दो या इक्विटी रेस कर लो। इसके अलावा बोला बोरो करो मनी, या जो एग्जिस्टिंग लोन्स है रीस्ट्रक्चर करो, ठीक है। एक्सपेंडिचर को कम करो, जो करते ही कंपनी लोग हज़ारों एम्प्लॉयज़ को एक साथ में निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर आ जाओ। ये मैप काउ का सी क्या है, कैश फ्लो फोरकास्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था कि मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बना के आपको दिया, अभी आप क्या करोगे, तो हम लिस्ट सी करेंगे। देखो बगल में क्या लिखा है, लिस्ट सी, ये रहा, मैंने हाथ से लिखा होगा, पढ़ो। मैनेजमेंट अगर फोरकास्ट देगी तो क्या अंधे की तरह भरोसा कर लोगे क्या? फोरकास्ट इज ऑलवेज मेड यूजिंग सम डेटा, चेक दैट डेटा। तुम मेरे से पूछोगे सर अगले साल का आपका कमाई कितना होगा, तो मैं पिछले साल वगैरह का ट्रेंड देखिए तो बताऊंगा ना, कि हवा में बोल दूंगा कुछ, तो वो डेटा एनालाइज करो। नंबर 2, अजम्पशंस, फोरकास्ट इज ऑलवेज मेड ऑन सम, कि हमारा जो सेल है वो 5% बढ़ेगा या कमेगा, वैसा अजम्पशंस। एंड नंबर 3, कंसिडर द पीरियड 13 इवेंट्स, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स। यहां तक ठीक है? अच्छा, मैनेजमेंट अगर असेसमेंट करने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या दे दूंगा, मो में कौन सा। अब ये एक बड़ा टॉपिक है, ध्यान से। इट्स ऑल अबाउट माई ऑडिट रिपोर्ट। देर आर 3 सिचुएशंस। नंबर 1, आई हैव कॉन्क्लूडेड कि बॉस तुम लोग को गोइंग कंसर्न सूट, फिर भी तुमने बनाया गोइंग कंसर्न है, मतलब मटेरियल एंड परवेसिव गड़बड़, आई विल गिव AO। क्या मतलब है AO? फर्स्ट केस 1 पढ़ो, मतलब है ही नहीं, फिर भी आपने गोइंग कंसर्न किया तो मैं क्या दे दूंगा, AO। आप लोग को करना चाहिए था लिक्विडेशन भी, आप क्या कर रहे हो, गोइंग कंसर्न। तो हर एक फिगर गड़बड़ है, क्योंकि असेट्स को आप दिखा रहे हो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जबकि आपका असेट होना चाहिए था NRV पे। तुम लोगों को पता है FV और NRV सेम चीज नहीं है, हैं? बोलो FV का फुल फॉर्म फेस वैल्यू, दिमाग खराब है, फेयर वैल्यू। असेट्स की बात हो रही है, असेट्स का FV मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू, और NRV मतलब बोलो क्या फर्क है दोनों में, कौन बताएगा, बताओ थोड़ा, मेरा को भी गला को बोल भाई। तो तुम पहला पॉइंट, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है। तुम बोलो फेयर वैल्यू मतलब कि अभी खरीदने जाएंगे तो कितना पड़ेगा, और NRV मतलब बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। ये वाला अप्रोच सही नहीं है। जैसे मान लो कि मैं एक नया फ़ोन खरीदा लाख रुपए का, खरीदूंगा तो लाख रुपए, बेचने जाऊंगा तो 70,000, ये फेयर वैल्यू NRV नहीं, ये सही नहीं है। फेयर वैल्यू का हमेशा बेचने खरीदने से ही नहीं होता। फेयर वैल्यू का मतलब होता है जो हम लोग इम्पेयरमेंट में सीखते हैं, VIU, वैल्यू इन यूज, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझो, ये मेरे सामने ये कैमरा है, आई गिव यू एन एग्जांपल। एक कैमरा लगा हुआ है, सोनी का है, कोई सीरीज का नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। ये कैमरा आई परचेस्ड फॉर 3 लाख रुपीज़, ओके, ओरिजिनल कॉस्ट। लेकिन NRV का मतलब क्या होता है कि धंधा बंद हो रहा है, अभी सल्टाएंगे। NRV का मतलब धंधा बंद हो रहा है, इसको सल्टाएंगे, मतलब बेचेंगे। तो बेचने तो सर बहुत ही कम मिलेगा, 10-15 हज़ार कुछ मिलेगा कोई कैमरा वाला अगर लेगा तो, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि इसके इस्तेमाल से मुझे कितना यूटिलिटी मिल रहा है। फेयर वैल्यू का मतलब खाली रिप्लेसमेंट प्राइस नहीं होता कि अगर यही हटा के नया कैमरा आएगा तो कितना दाम है। फेयर वैल्यू का ये भी मतलब है कि इसी को अगर मैं यूज़ करता रहूँ तो इससे मुझे कितना यूटिलिटी या वैल्यू मिलेगा, उसको भी बोलते हैं फेयर वैल्यू। वो डेफिनेटली सर NRV से तो ज़्यादा ही होगा। NRV का मतलब है वो कौड़ियों में जाएगा, फेयर वैल्यू का मतलब है उसकी मेरे लिए यूटिलिटी कितनी है। एक बात जस्ट तुम सोचो, मैं एक सिंपल एग्जांपल तुमको देता हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास कोई फ़ोन है, 2 साल हो गए तुमको यूज़ करते हो फ़ोन, खरीदा था तुमने 50,000 का, कितने खरीदा था, 50,000 का, 2 साल हो गए, ठीक चल रहा है अभी, ओके।
अगर आज उसको सल्टाने का सोच लोगे ना तो 5,000 रुपये भी मुश्किल से आएंगे। लेकिन अगर वो तुम रखे रखो और यूज़ करते रहो तो जो वैल्यू से डिराइव करोगे वो तो 40-50 हज़ार का ही है, क्योंकि वो टूटेगा तो नया लेना पड़ जाएगा ना, और नया तो पता नहीं तुम कितने महंगे या नीचे में जाओगे, वो तो नहीं पता हमको। तो फेयर वैल्यू मतलब यूज़ ही करते रहोगे तो कितना वैल्यू डिराइव होगा, दैट इज़ फेयर वैल्यू। एट टाइम्स आई विल टेल यू फेयर वैल्यू कैन बी मोर देन द बुक वैल्यू, क्योंकि बुक वैल्यू में तो आप डिप्रेशन दिखाओगे। मेरा बात समझो, 50,000 का फ़ोन है, अगर तुम उसमें मान लो 20% 30% WDV मार के भी डिप्रिशिएशन मारोगे तो उसकी कीमत 25,000 आएगी बुक वैल्यू, जबकि आज वो तुमको यूज़ बराबर 40-45 हज़ार का दे रहा है, क्योंकि उससे जो तुमको सुख प्राप्त हो रहा है या यूज़ मिल रहा है वो एक 40-50 हज़ार फ़ोन के बराबर का है। तो फेयर वैल्यू इज़ हायर, NRV इज़ लोअर। ठीक है, समझ रहे हो? अब सोचो आप के कंपनी मरने वाली है तो मतलब असेट्स जो सल्टेगा वो NRV पे कि FV पे? NRV पे, मतलब पूरा असेट साइड भच करके पचक जाएगा। फिर भी आप तो गोइंग कंसर्न पे इतना दिखा रहे हो ना, ये गलत है कि नहीं है? पूरा मिसलीडिंग है, एडवर्स ओपिनियन। नंबर 2, लाल रंग, गोइंग कंसर्न आपके लिए अप्रोप्रिएट है, लगता तो है, बट देयर इज अ मूव कि शायद बर्बाद हो जाए, और वो मूव जो है ना मैनेजमेंट ने ईमानदारी से नोट्स में डिस्क्लोज किया है, तो छुपाया नहीं कुछ। एक तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, ऊपर से मुंह है, ठीक है, पर मुंह को डिस्क्लोज किया है, तो मैं ये तो दे ही नहीं सकता, मैं क्या दूंगा, ये UO। लेकिन क्योंकि आपने मुंह डिस्क्लोज किया है, नोट्स में कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर होता है तो वहाँ ध्यान खींचने के लिए मैं EMP यूज़ करता हूँ। लेकिन गोइंग कंसर्न वाला अगर मुंह है उस पर ध्यान खींचना है तो EMP करता हूँ कि मुर्गा करता हूँ? मुर्गा इज़ अ टाइप ऑफ EMP। अबे बताया था ना, मैं कहीं ना कहीं ड्रॉ कराया हूँगा, शायद वहाँ पे कराया होगा मैंने 706 पढ़ाते वक्त। मुर्गा इज़ अ टाइप ऑफ EMP कि ड्रॉ अटेंशन करना है। ओके, अच्छा, गोइंग कंसर्न मान लीजिए अप्रोप्रिएट है पर मुंह भी है, और इन कमबख्तों ने मुंह को डिस्क्लोज, तो नॉन डिस्क्लोजर इज MMS, तो मैं क्या दूंगा, QOAO। थर्ड, अब एक नया स्टैंडर्ड हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, क्या नाम है उसका, SA 450। SA 450 के ऊपर एक अच्छी बात यह है कि इसका एक मास्टर डायग्राम ये रहा हमारे आंखों के सामने। ये मास्टर समरी चार्ट है कंटेनिंग 9 स्टेप्स, और इन 9 स्टेप्स को अगले पेज में डिटेल में एक टेबल में बताया गया। ये देख रहे हो रेड कलर की टेबल, ये पूरा 9 स्टेप्स अच्छे से बताया गया है। तो स्टार्ट करता हूं मैं SA 450। पहले नाम पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है, इवैल्यूएशन ऑफ MMS। इवैल्यूएशन ऑफ MMS, जब आप ऑडिट करते हो, प्रोसीजर्स करते हो, तो आपको MMS मिलेगा, तो आपको उन MMSs को इवैल्यूएट करना है। नाउ MMSs 2 वजहों से हो सकते हैं, फ्रॉड या एरर। एरर से हुआ है नो चिंता, फ्रॉड से हुआ है बहुत चिंता, क्योंकि फ्रॉड से जिसने भी MMS किया है उसने इतना सा नहीं किया होगा, उसने इतना सारा किया होगा, तो हमारे लिए फ्रॉड ज़्यादा चिंता की विषय है। तो बोलता है जब जब आपको MMS मिलता है ना, तो आपके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक होता है आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स, दूसरा होता है अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। द मोमेंट वी आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट्स, इट चेंजेस आवर रिस्क असेसमेंट, आवर रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट, ये देखो टॉपिक का नाम क्या है, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जो आइडेंटिफाई किया मैंने मिस स्टेटमेंट, उसका मेरे ऑडिट पे क्या असर पड़ेगा, मेरे रिस्क रिस्पॉन्स प्लान पे क्या असर पड़ेगा। एंड नंबर 2, जब हम लोग ना सारे मिस स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करते हैं, और लास्ट में जो सारे मिस स्टेटमेंट्स जमा होते हैं वो हम क्लाइंट को देते हैं, रेक्टिफाई करने के लिए। कर दे तो बहुत बढ़िया, नहीं करे तो समझ गया ना, ठीक है। तो क्लाइंट जो मिस स्टेटमेंट्स को ठीक कर देता है, करेक्ट कर देता है, वो तो अब मिस स्टेटमेंट रहा ही नहीं, अब ठीक हो गया। जो क्लाइंट ठीक नहीं करता है जिस मिस स्टेटमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, UCMS। तो UCMS से मेरा ओपिनियन डिसाइड होगा कि मुझे ऐसा करना है कि ऐसा। अब मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, देखिए सर, मिस स्टेटमेंट को क्वांटिटी के बेसिस पे हम 2 बोल सकते हैं, MMS या CTMS। MMS का फुल फॉर्म मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और मटेरियल का उल्टा क्या होता है, इमटेरियल मत बोलना, CTMS, क्लियरली ट्रिवियल। तो अगर क्लाइंट ने जो UCMS है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो छोड़ा है कि नहीं ठीक करेंगे जाओ, तो वो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट अगर वो क्लियरली ट्रिवियल है तब मैं ये दूंगा, और अगर वो UCMS MMS है तो मैं ये दूंगा। ये है पूरा सिनॉप्सिस, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है, UCMS का डेफिनेशन, वो मिस स्टेटमेंट जो आपने ढूंढे और उन्होंने ठीक नहीं किया उसको UCMS बोलते हैं। मिस स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, बताया था, रिपोर्टेड ACPD माइनस रिक्वायर्ड ACPD। हजारों बार डिस्कशन हुआ, ACPD अमाउंट
क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। रिपोर्टेड मतलब जो डाला गया, रिक्वायर्ड मतलब जो डालना चाहिए था, ठीक है। ये आपके 9 स्टेप्स हैं। अच्छा ये देखो तो नीचे एमएमएस का फुल फॉर्म, सीटीएमएस का फुल फॉर्म। अगर यूसीएमएस मटेरियल है तो क्या देंगे, और यूसीएमएस अगर ट्रिवियल है तो क्या देंगे, ठीक है। अब ये रहे सर 9 स्टेप्स, ये बहुत हेल्प करते हैं याद करने में। तुम यहाँ से भी कर सकते हो, पर मैं तो अंदर से कराऊंगा, तुम जानते हो मेरे को तो डिटेल में कराना ही है, ठीक है। टर्न द पेज। अच्छा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग पूछते हैं एग्जाम में, कॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट AEIOU। AEIOU, AE मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट गड़बड़ है, आई मतलब अब देख के बोलो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग और गैदरिंग ऑफ डेटा, O से ओमिशन है, U से अनरीजनेबल मैनेजमेंट जजमेंट इन मेकिंग एस्टिमेट्स एंड पॉलिसीज। अब ये 9 स्टेप्स चालू हो गए। 9 स्टेप्स यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडिंग देखो पहले, खाली तुम हेडिंग देखो, समझाने का काम अंदर का मेरा, खाली हेडिंग देखो। नंबर 1 एक्यूमुलेट, पहला काम है जितने भी मिस स्टेटमेंट्स मिले, पूरी टीम होती है ना, जैसे सपोज 4-5 लोगों की ऑडिट टीम है, तो सबने थोड़े थोड़े मिस स्टेटमेंट जमा किए होंगे, तो सबको एक्यूमुलेट करो, एक्यूमुलेट द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड विद द ऑडिट। नंबर 2 देखो कि वो कितना है, उससे तुम्हारे फर्दर ऑडिट पे क्या असर पड़ेगा। ये नहीं कि पहले जाके क्लाइंट को दे देंगे ठीक करना, वो तो बात की बात है। जब मिस स्टेटमेंट मिलेंगे तो सबसे पहले मेरा रिएक्शन क्या होगा, ये कि मिस स्टेटमेंट आ गया, हाय हाय अब क्या करूं, क्योंकि मेरा रिस्क असेसमेंट चेंज हो जाएगा ना, मेरा रिस्क, मेरा रिस्पॉन्स। तो नंबर 2 क्या पढ़ो, पढ़ो नंबर 2 डिटरमाइन वेदर द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान ASAP नीड्स रिविजन, रोमम चेंज, फैब चेंज, अगर हाँ तो करेंगे। सर इट डिपेंड्स ऑन, ग्रीन कलर, नंबर 1 नेचर, कि वो फ्रॉड की वजह से कि एरर की वजह से। नंबर 2 सरकमस्टांस ऑफ देयर ऑकरेंस, वो मिस स्टेटमेंट्स कब किन हालातों में हो रहा है, उसको टटोलो। फिर ये भी देखो कि क्या वो मिस स्टेटमेंट्स मिला के एग्रीगेट मटेरियलिटी की तरफ जा रहे हैं क्या। नंबर 3 अब मैं बोलूंगा ठीक कर भाई, नंबर 3 पढ़ो कम्युनिकेट। फर्स्ट रिएक्शन है अपना ऑडिट चेंज करो, सेकंड रिएक्शन है क्लाइंट को बोलो ठीक करे, मैनेजर को दो बोलो करेक्शन करने। नंबर 4 एकदम अलग है, सुन लीजिए। ऐसे 500 मैंने लिखाया भी है, ये ऐसे 530 जब सैम्पलिंग अपने पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है ना कि जब सैंपल में ज़रूरत से ज़्यादा मिस स्टेटमेंट मिलते हैं तो हम लोग क्लाइंट को बोल के पूरा पॉपुलेशन टेस्टिंग कराते हैं। तो अगर आपके बोलने पे क्लाइंट ने पूरा पॉपुलेशन चेक किया और मिस स्टेटमेंट्स ढूंढे और उसको ठीक किया है तो मैं वेरीफाई करूंगा कि नहीं करूंगा, क्रॉस चेक। पढ़ो इफ़ एट द ऑडिटर्स रिक्वेस्ट, हमारे बोलने पे उन्होंने पूरे पॉपुलेशन को चेक करके मिस स्टेटमेंट ढूंढ के उसको ठीक किया है, तो फिर मुझे तो एक बार रीटेस्ट तो करना चाहिए। अच्छा जो भी मिस स्टेटमेंट्स मैंने उनको ढूंढ के दिया है, इफ़ 5 नंबर पढ़ो, वो लोग मना करते बोले ठीक नहीं करेंगे, तो मैं जानना चाहूँगा व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ठीक नहीं करोगे, और जितना ठीक नहीं करोगे वो मटेरियल है कि नहीं है। ये बात वापस स्टेप नंबर 6 में रिपीट हुई है। डिटरमाइन इफ द यूसीएमएस इज मटेरियल और ट्रिवियल, ठीक है सर मटेरियल है कि नहीं, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मिस स्टेटमेंट और ऑल्सो द नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट। साइज मतलब अमाउंट, बड़ा अमाउंट है मतलब मटेरियल है, और नेचर का मतलब छोटा अमाउंट है पर फ्रॉड की वजह से है तो भी तो मटेरियल मानेंगे ना अपने, ठीक है। प्रायर पीरियड के मिस स्टेटमेंट्स को भी कंसिडर करेंगे। अब मैनेजमेंट तो बदमाश है, तो मैनेजमेंट के ऊपर कौन होता है, तो उनको बोल के ठीक करवाएंगे। स्टेप नंबर 7 पढ़ो, और उनको बोल भी देंगे कि अगर आप लोगों ने ठीक नहीं करवाया तो देख लीजिए भैया हम तो ये दे देंगे एमओ वार्निंग। 8 नंबर उनसे लास्ट में मैं लिखवा के लूँगा ऑब्टेन WR रिटन रिप्रेजेंटेशंस। किस बात का लिखा के लूँगा, मैं उनसे लिखा के लूँगा कि आप लोग तो बोल रहे हो ना कि यूसीएमएस मटेरियल नहीं ट्रिवियल है, तो लिख के दो कि आप लोगों की नज़रों में यूसीएमएस ट्रिवियल है, उनसे लिखा के लो। मैं उसको क्या मानता हूँ उससे फर्क नहीं। अच्छा वो लिख के दे दिया ट्रिवियल है तो मैं ट्रिवियल मान लूँगा क्या, वो जो लिख के देना था दे दो, तुम अपने आप सोचो कि ट्रिवियल है कि मटेरियल, और फिर डिसाइड करो ये देना है कि ये देना है, पर उनसे तो लिखा के लो, वो तो बोले ठीक नहीं करेंगे तो लिखा के लो उनसे। नंबर 9 डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, आपने जो मटेरियलिटी कैलकुलेट किया था, जो मिस स्टेटमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए थे, जितने करेक्टेड हो गए जितने अनकरेक्टेड हो गए, सब डॉक्यूमेंट करो। फिर ये भी डॉक्यूमेंट करो कि आपके ओपिनियन में सारे के सारे यूसीएमएस समेशन मिला के मटेरियल है कि ट्रिवियल है, एंड अकॉर्डिंगली आपका ओपिनियन ऐसा है कि ऐसा है। एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। हो गया ना सर, यही था 450। एक बात बताओ, तुमको अभी मैंने तुमको सिनॉप्सिस रिवाइज कराया कि पूरा घुस गया, मतलब कर सकते हैं ना। जो ये एक बातें चलती है कि इतना कौन पढ़ के जाएगा नहीं जाएगा, ये झूठी बातें हैं। ये इतने सारे मिस गाइडेंसेस फैले हुए हैं, मैं मतलब अकेला आदमी कितना बोलेगा यार।
स्टूडेंट जिस चीज़ में मेहनत करेगा उसमें नंबर आएगा, मैं क्लियर बोल देता हूँ। तुम इसमें मेहनत करोगे तुम्हारा यहाँ नंबर आएगा, तुम दूसरे मेहनत करोगे दूसरे पीरियड में नंबर आएगा। तो जब नंबर नहीं आए तो झूठा बहाना देना कि सब्जेक्ट हार्ड है या वैसा है या रिवाइज नहीं हो सकता, वो झूठ है। आप पूरा रिवाइज कर सकते हो, आप जा सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। ऐसे 580 580 बड़ा है। 500 सीरीज में 500 सीरीज का आखिरी स्टैंडर्ड कौन सा है? 580। रिटन रिप्रेजेंटेशन WR, ये लंबा है। लंबा क्यों है सर? देखिए ऐसे तो ये 3.5 पेज के आसपास का है, लेकिन फिर इसके इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल लेके थोड़ा बड़ा हो जाता है 6 पेजेस तक। ठीक है, पहली बात रिटन रिप्रेजेंटेशन रिटन होता है, ओरल नहीं चलेगा। ठीक है, अपेंडिक्स में जा रहे हैं, 7.20 पे आओ। ये रहा, आप ये सब तो लिखा हुआ दिख रहा है। आप रिटन रिप्रेजेंटेशन कब लेते हो? ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद कि देने के पहले? देने के पहले। एट द एंड ऑफ ऑडिट बिफोर गिविंग द ऑडिट रिपोर्ट टू द क्लाइंट, तुम लिखवा के ले लो। ऑडिट रिटन रिप्रेजेंटेशन का कंटेंट कौन डिसाइड करेगा? मैं डिसाइड करूंगा और क्लाइंट को बता दूंगा। क्लाइंट कंपनी के लेटरहेड पे प्रिंट निकालेगा, साइन करेगा और हमको दे देगा। नंबर 1 कंपनी के लेटरहेड में, नंबर 2 साइंड बाय CO CFO, ये बन गया। टू द ऑडिटर फ्रॉम द CO CFO डेट डाल के हम लोग को एक कॉपी पकड़ा देगा। दैट इज द सिंटैक्स। अच्छा सर, हाउ डज इट लुक लाइक? ये 2 पेज का ब्लू डिब्बा क्या है? तो ये रटने के लिए कि देखने के लिए? ठीक है, सबसे पहले रिटन रिप्रेजेंटेशन किसके लेटरहेड पे बनता है? CA के कि क्लाइंट? क्लाइंट के लेटरहेड पे ऊपर। नंबर 2 कौन किसको दे रहा है? सर CO CFO मुझको दे रहा है, मैं कौन हूँ? टू द ऑडिटर। डेट, इसकी डेट शुड बी एज नियर, याद करो यार हाथ का लिखा हुआ, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर क्यों? सब्सीक्वेंट इवेंट। मान लीजिए कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट का डेट है 30 तारीख और मैं रिटन रिप्रेजेंटेशन आपसे 15 तारीख को ले रहा हूँ, और 15 तारीख के रिप्रेजेंटेशन आपसे लिखवा लिया मैंने कि यू पीपल मतलब मैनेजमेंट हैज कंसिडर्ड ऑल द सब्सीक्वेंट इवेंट्स, तो उन्होंने तो 15 तारीख तक किया है, जबकि मैं रिपोर्ट दूंगा 30 तारीख को, तो फिर 15 से 30 में कोई सब्सीक्वेंट इवेंट हो गया तो इसीलिए ट्राई की 2-3 दिन का गैप रहे, ज़्यादा का गैप नहीं रहे। एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है ना ये सर? ठीक है, अंडरलाइन को पढ़ो। दिस रिप्रेजेंटेशन लेटर इज प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विथ योर ऑडिट, मतलब वो हमको बोल रहा है, CO CFO हमको बोल रहा है। अच्छा ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायलॉग देखो। वी कन्फर्म दैट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ एंड आफ्टर हैविंग मेड सच इंक्वायरीज। ये ग्रीन कलर में जो मैंने हाईलाइटर किया इसको क्या बोलते हैं? क्वालिफाइंग लैंग्वेज। सीधा सीधा नहीं बोल रहा, घुमा के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तुम घर पहुंचे, तुम्हारे मम्मी ने पूछा बेटा एग्जाम कैसा गया? हम अपने हिसाब से तो बेस्ट करके आए। अब तुम्हारा बेस्ट ही अगर गोबर है तो मैं क्या करूं? तो ये बोलना हम अपने हिसाब से बेस्ट, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, मतलब ये तो क्वालिफाइंग लैंग्वेज है। ठीक है, एब्सोल्यूट बोलो कि हाँ ना क्या होगा नहीं होगा, तो ये मैनेजमेंट तो इस तरह की भाषा लिख रही है, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ एंड आफ्टर हैविंग मेड सच इंक्वायरी। ये भाषा अलाउड है क्या? हाँ ये अलाउड है, लेकिन तब अलाउड है जब CO CFO रणबीर कपूर है। RK responsible for preparation of financial statements and knowledgeable। ठीक है, CO CFO कैसा चाहिए? रणबीर कपूर जैसा चाहिए, बताया था सब डायलॉग्स। RK तो देने वाला अगर RK मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बुद्धि भी, नॉलेज भी है पूरे फाइनेंशियल की, तब वो इस तरह की क्वालिफाइंग लैंग्वेज दे सकता है। बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग लिख के देंगे। सबसे पहले वो लोग अपनी CO CFO वाले अपनी जिम्मेदारी बताएंगे कि हमने FS को लेके अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है, मतलब हमने फ्रेमवर्क फॉलो किया है, हमने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, हमने अप्रोप्रिएट रीजनेबल अकाउंटिंग अजम्पशंस यूज़ किए हैं ऐसे 540 अजम्पशंस के लिए, हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज किया एज पर ऐसे 550 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। ठीक है, हमने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट 560 कंसिडर किए हैं। हम खुद बोल रहे हैं, ये स्टार है पढ़ो, कि UCMS हमारी नज़रों में क्या है, इसीलिए हमने ठीक नहीं किया, इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट। ओके, और UCMS का एक लिस्ट इसके साथ अटैच किया जाता है ताकि प्रूफ रहे कि इनको मालूम है UCMS है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी कस्में किस चीज़ की खा रहे हैं? इन्फॉर्मेशन की, कि मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया है, मुझको सारा इन्फॉर्मेशन दिया है ना। एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द पीपल फॉर इंक्वायरी पर्पसेस। ओके,
कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट्स पे दिखाए हैं, फ्रॉड वगैरह के जितने भी केसेस हैं सब मुझको डिस्क्लोज किए हैं, नॉन वायलेशंस मतलब लीगल वायलेशन के सारे केस हमको बताए हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज किया, ऑल दैट, साइंड बाय CFO। ठीक है, आ जाए यहाँ पे, स्टार्ट करें। प्रॉब्लम क्या है, रिवीजन एक स्पीड से होता है। मतलब सपोज एक बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ठीक है, 2 दिन बाद, तो मुझे तो पूरा 100% रिवाइज करना है। जब हम लोग रीड करते हैं तो बहुत गति से रीड करते हैं, जिस गति से हमारा दिमाग रीड करके इंटरप्रेट करके मेमोराइज करता है उसी स्पीड से बोल पाना इम्पॉसिबल है। तुम समझ रहे हो? सोच के याद कर लेना, देख के फास्ट, बोलना पूरा का पूरा स्लो, और अगर लिखना पड़ जाए तो महा स्लो। इट्स लाइक दैट। जैसे 1 मिनट में आप कितने शब्द टाइप करते हो, उससे ज़्यादा आप लिखते हो, है ना, उससे ज़्यादा आप बोलते हो, और उससे बहुत ज़्यादा आप सोचते हो। तो जिस स्पीड से मैं सोच के याद करूँगा उस स्पीड से बोल बोल के रिवाइज कराने में डेफिनेट सी बात है मेरी जान तो निकलेगी, और निकल ही रही है। रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन इज, देख तुम लोग देखते रहना, ठीक है। रिटन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ऐसे सफिशिएंट एविडेंस, ऐसे ही तो नहीं है, बट इट इज कॉरबोरेटिव एविडेंस। कॉरबोरेटिव मतलब सपोर्ट है। अच्छा, मैनेजमेंट कोई चीज़ मेरे को लिख के दे दे, उससे मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? वो तो पहले दिन जाऊंगा उनसे लिखा लूंगा, वो लोग लिख के देंगे ट्रू एंड फेयर व्यू, मैं बोलूंगा हाँ ये लोग बोला, एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक बोले दोनों ज्ञानी। वो एक कहावत है, मेरे ताऊजी घर में बोला करते थे, जब भी जैसे हम लोग घर में मतलब 3 बच्चे थे, मतलब मैं, विकास ब्रदर्स और ताऊजी की बेटी मतलब मेरी बड़ी बहन है, तो हम लोग लड़ाई करते रहते थे, तो ताऊजी एज ए गार्जियन बोलते थे लड़ो नहीं, ठीक है। और फिर वो गुरु नानक जी का एक दोहा सुनाते थे, एक ने कही दूसरे ने मानी, गुरु नानक बोले दोनों ज्ञानी, ठीक है। एंड इट्स अ फेमस, तुम गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो बात ऐसी है, क्या वो दोहा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते वक्त क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सकता है? क्लाइंट ने कही, मैंने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञानी, क्या चलेगा? मुझे इसलिए हायर किया गया है कि मैं उनकी गलतियां ढूंढूं, MMS ढूंढूं। अब उनकी गलतियां मैं ढूंढूंगा तो वो मेरे साथ अग्री करेंगे कि डिसएग्री करेंगे? तो हमारा तो काम ही, हमारा प्रोफेशन ही डिसएग्रीमेंट पे बेस्ड है, अग्रीमेंट पे बेस्ड नहीं है। तो उनके लिख के दे देने से मैं थोड़ा ऐसे मान लूंगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन डज नॉट डाइल्यूट माई responsibility. Whatever procedures I have to perform to obtain SAE, I will have to do that. क्लियर है? ये क्लियर है? अभी डिफाइन याद करो भाई। CS कंपनी सेक्रेटरी, written representation is a statement given by management to the auditor to corroborate, to confirm certain matters and to support other evidences. ठीक है। However, मैनेजमेंट जो चीज़ लिख के मुझे दे रहा है सबका सब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स FS, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तुम लोग याद करो, जो मैं वो ब्लू कलर का भी इलस्ट्रेशन दिखाया था उसमें सबसे पहली चीज़ वो लोग कन्फर्म क्या किए थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग मुझे लिख के दें कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, दे कन्फर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ FS। Number 2, I have obtained lot of evidences to support it कि उनकी बोली हुई बात और मेरे एविडेंस आपस में कंसिस्टेंट है कि नहीं। जैसे उन्होंने लिख के दिया, इस साल ना हमारा धंधा बहुत ग्रो किया है, बहुत ग्रो किया है, और मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किया, सेल्स पिछले साल से 25% गिरी है। तो इनकी बोली हुई बातें आपस में एविडेंस के साथ इनकंसिस्टेंट हैं, मतलब गड़बड़ है भाई। एक सेकंड, अगर मैं बोलूँ कि धंधा ग्रो किया है तो इसका मतलब सेल गिरा है कि ग्रो बढ़ना चाहिए? तो अकाउंट्स बोल रहा है सेल गिरा है, ये लोग बोले धंधा ग्रो किया, हम लोग पहले से और मजबूत पोजीशन पे आ चुके हैं। कैसे? ठीक है, ये तो वही बात हो कि स्टूडेंट फेल हो गया और बोला इस साल मेरा एकेडमिक ग्रोथ हुआ है, कैसे हो सकता है? नंबर 3, वो जो भी मुझे लिख के देंगे मैं अंधे की तरह मान लूंगा कि वेरीफाई करूंगा? वेरीफाई मतलब आई विल कंपेयर इट विद SAE, बिकॉज उनसे तो मैं लास्ट में लिखा के लेता हूं, तब तक मैंने सारा SAE ऑब्टेन कर लिया, तो उनकी बोली बात मैं मैच कराऊंगा किसके साथ? टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द WR अगेंस्ट SA। सही है, ग्रेट।
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का लेके मैंने क्या लिखा है, डायलॉग है, बोल चुका हूँ, WR डू नॉट डाइल्यूट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज नॉट SAAE। देने वाला कौन है, CEO CFO कैसा होना चाहिए, रणबीर कपूर जैसा। R मतलब जिसके ऊपर FS की जिम्मेदारी भी हो और जिसको नॉलेज भी हो कि वो क्या साइन करके दे रहा है। अब एक बात सोचो, मुकेश अंबानी जो बेटे की शादी में बिजी थे, उनसे ऑडिटर इस साल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेगा, ठीक है, तो वो कैसे बोलेंगे कि मैंने अकाउंटिंग एस्टिमेट किया, वो तो ये बोलेंगे मैंने डांस किया था। द पर्सन मुकेश अंबानी CEO is not responsible for preparation of FS and also he does not have knowledge of what he is signing। वो तो भरोसे पे साइन कर देंगे, भाई वो बड़ा आदमी है, उसको ऑडिटर भेजेगा कि सर ये साइन करना है, वो तो बोलेगा हाँ ठीक है वेरीफाइड है साइन, वो थोड़ा बैठ के पढ़ के साइन करेगा। तो हमको इंश्योर करना है कि जिस व्यक्ति से हम साइन करा रहे हैं उसके पास ये दो खूबियाँ हों। अच्छा आप मेरे को बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा पे आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तुम मेरे को बताओ प्रिपरेशन ऑफ एफर्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा किसके माथे पे होती है, CEO की CFO? CFO, पर आंसर में दोनों चलता है CEO CFO, पर ज़्यादा किसका, CFO। तो ये RK वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है कि नहीं सर? ओके अब लिखा के लो उनसे, क्या लोगे लिखा के, इलस्ट्रेशन में पहले क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी, जो आदमी साइन कर रहा है उसके पास नॉलेज होना चाहिए नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, CEO CFO, नंबर 2 अकाउंट्स डिपार्टमेंट, नंबर 3 एक्सपर्ट्स, 1 CEO CFO उधर, फिर 2 अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड 3 एक्सपर्ट्स। ये रहे क्वालिफाइंग लैंग्वेज चलेगा क्या, क्वालिफाइंग लैंग्वेज मतलब वही टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, हाँ ये भाषा चलेगा अगर साइन करने वाला रणबीर कपूर है, ठीक है। फिर उनसे इंफॉर्मेशन साइन कराओ कि उन्होंने मेरे साथ सारा कोऑपरेट किया, मेरे को सारा इंफॉर्मेशन दिया है। रिटन रिप्रेजेंटेशन जरूरी क्यों है, जरूरी क्यों है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, क्यों मैं उनसे लिखा के लूँ कि उन्होंने अपनी FR की जिम्मेदारी निभाई है, क्योंकि पहली बात है मैं कितना भी चेक कर लूँ, कितना भी एविडेंस ऑब्टेन कर लूँ, मेरे एविडेंसेस और मेरे पोजीशन पे मेरे लिए जज कर पाना कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है ये मुश्किल है। और दूसरा अगर वो राइटिंग में लिख के देगा तो वो निभाएगा भी ना, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है। इधर विदाउट रिटन रिप्रेजेंटेशन हमारे एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है। एंड नंबर 2 वी कैन नॉट जज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कि मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होगी, इसीलिए उनसे लिखा लो कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कौन सी जिम्मेदारी, बेटा बयाने की जिम्मेदारी, FS की जिम्मेदारी, सीख गए तुम लोग। मैनेजमेंट से उनकी जिम्मेदारियां मैं बार बार लिखाते रहता हूं, एंगेजमेंट स्टार्ट होने के पहले लेटर ऑफ एंगेजमेंट में भी, एंगेजमेंट जब खत्म होता है तब रिटर्न, बार बार लिखाते रहो उनसे उनकी जिम्मेदारी, ठीक है। जैसे मैं तुमको एक चीज़ सिखाता हूँ, आने वाले समय में मैं भी स्टार्ट करूँगा क्योंकि मेरा दिमाग तो ख़राब होता ही रहता है आजकल, ठीक है। सुनो ध्यान से, कोटा में, कोटा एक जगह है राजस्थान में, ठीक है। अब तो खैर इस पर TV शो इतने बन के सबको पता चल गया तुम लोगों, नहीं तो पहले पता नहीं रहता था। कोटा में IIT कोचिंग की तैयारी बहुत पहले से हो रही है, मतलब हर IIT JEE प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि भाई हम कोटा में जाके पढ़ाई करें। कोटा में पढ़ाई का स्ट्रक्चर अगर मैं तुमको बताऊँ तो बोलो सर तो बेस्ट है, सर तो बेस्ट है। क्या स्ट्रक्चर सुनिए आप जरा, सुबह पहले आप उठोगे 8 बजे क्लासेस चालू है, 2 घंटा PCM बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री का क्लास, 6 घंटा, बीच में ब्रेक्स भी डाल दो तो 7 साढ़े 7 घंटा। तो सपोज 8 बजे से 3 बजे या 8 बजे से 4 बजे तक क्लासेस चलेगा, ठीक है, 2-2 घंटा करके क्लास, मतलब डेली की डेली 6 दिन, मंडे टू सैटरडे आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2-2 घंटा टीचर क्लास ले रहा है, ठीक है। अब आप सुनो आगे, वो टीचर घर जाने के बाद का भी सामान दे रखा है, मतलब ये नहीं कि जब आज का लेक्चर्स खत्म हो गया तो नहीं, वो घर का भी सामान दे रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्योंकि साइंस में कोटा कोचिंग कल्चर ने इतने सम्स क्रिएट कर दिए प्रैक्टिस करने के लिए, तुम खत्म हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, सम्स खत्म नहीं होगा, इतना सम्स है। मतलब 2 साल की तैयारी के बजाय तुम 200 साल तैयारी करते हो फिर भी सम्स खत्म नहीं होगा, इतना सम्स है, और एक से एक सम्स। CA के लाइन में उसका इतना सभी नहीं है, मतलब नो कमेंट्स, क्योंकि CA वाले चिढ़ जाते सुनने से कि अच्छा हमारे को हल्का बोल रहा है, पर अब सच्चाई तो मैं नहीं बदल सकता ना, इतने सम्स बनाए हुए हैं। तो घर जाओगे उसमें भी सामान पकड़ाया हुआ है, घर जाके भी बैठ के वो सम्स ही सम्स होमवर्क करते रहो, और इतना अच्छा अच्छा सम्स होता है ना वहाँ पे कि करते करते 11 बज जाएगा।
रात का, फिर सुबह उठ के मंडे टू सैटरडे चलेगा, मंडे टू सैटरडे ये चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है। संडे को फिर टेस्ट, संडे टेस्ट, जो हफ्ते भर में पढ़ाई हुआ या पहले का पढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ पर टेस्ट टेस्ट टेस्ट। एक बात बताओ, अगर मैं तुमको जेल में बंद कर दूं इस तरह से, ठीक है, मतलब खाओ वहीं पे, मतलब व्हाटएवर, बस किताब छोड़ के तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, 7 दिन 365 डेज, तो तुम बताओ तुम्हारा रैंक आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए, नहीं आएगा। उस तरह की अगर ज़िंदगी हो जाएगी, तुम सुबह से शाम तक डूबे हुए हो, तुम समझ रहे हो, तुम्हारा रैंक आएगा। और सिस्टम इस तरह का है कि टीचर कितना भी घटिया पढ़ाए, पर स्टूडेंट को तो आपने एकदम मजबूर कर दिया है कि वो तो जितना टाइम क्लासेस किया उतना ही टाइम घर जाके फिर पढ़ेगा। अब स्टूडेंट, टीचर कितना भी घटिया पढ़ा ले, पर अगर स्टूडेंट खुद घर में होमवर्क कर रहा है और टेस्ट के डर से पढ़ाई कर रहा है और टेस्ट दे रहा है, तो रैंक आएगा यार। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, टीचर्स की खराब क्वालिटी भी कॉम्पनसेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, अच्छे भी होते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छे नहीं होते, पर ख़राब भी होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये समझो, इट्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कल्चर। इंस्टीट्यूट कल्चर में क्या होता है कि वो लोग टीचरों को पैकेज पे लाते हैं, और तो एक होता है जैसे मैं आज अपने खुद दम पे पढ़ा रहा हूँ, तो आई हैव टू बी फाइटिंग कॉम्पिटिटिव एंड बेटर, पर अगर मेरे पास पैकेज वाली सिक्योरिटी हो तो मैं उतना अपना जान क्यों लगाऊं? तो खराब क्वालिटी होने के बावजूद भी स्टूडेंट का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने तो बंबू कर दिया होमवर्क और टेस्ट का। समझ रहे हो आप बात को? नाउ दैट काइंड ऑफ कल्चर इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर लिविंग देयर। घर पे नहीं हो सकता। कोटा में क्या होता है कि आप अपना घर बार छोड़ के आए हो, हॉस्टल पीजी में रह रहे हो, जा रहे हो, तो वो एक कल्चर वैसा है, देन यू आर फोर्स्ड। यहाँ पर वो ऐसा कल्चर तो है नहीं, फोर्स तो कर नहीं सकता मैं। क्या मैं तुम लोगों को हॉस्टल में बिठा रखा हूँ क्या? घर छोड़ के आए हो क्या? हॉस्टल में बैठ रहे हो, मैं तुमको सुबह शाम तक ताकता रहता हूँ क्या करता है, वो तो कल्चर है नहीं ना। तो आई कांट फोर्स यू आइदर टू डू होमवर्क और टू स्टडी द सब्जेक्ट और टू गिव द अपीयर फॉर द टेस्ट। ये इशू आ जाता है। गेट माय पॉइंट? इस वजह से क्या होता है, इतना ही परिश्रम कर लो, क्लासरूम में मैं पूरा सब कुछ बेस्ट से बेस्ट पढ़ा दूं, ये सब कर दूं, फिर भी रिजल्ट्स डाउन जाएंगे, बिकॉज तुमने एफर्ट नहीं डाला। और गेट माय पॉइंट? यू सी दैट कैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, कैसे डायनेमिक हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑडिट में स्टूडेंट्स लोग के भर भर के 80s 90s गए हैं। सुना ही नहीं था मैंने। 96, मेरा दिमाग फट गया, कहाँ से आ गया भाई इसका, क्योंकि तुम 2 ही पेपर देने जा रहे हो। मतलब वो ओल्ड सिलेबस में ग्रुप 1 निकल गया, ग्रुप 2 का न्यू सिलेबस में खाली 2 पेपर देना है, ऑडिट और एफएमसीएम। तो अब 2 ही पेपर पढ़ोगे तो नंबर तो उठा लोगे, तो उड़ गया नंबर कस के। विच ओनली प्रूव्स वन थिंग, जिस चीज़ में दिमाग लगाओगे उसमें नंबर खींच लोगे। तो तुम अकाउंट से दिमाग लगाओ, वहाँ 100 आएगा, तुम यहाँ दिमाग लगाओगे तो यहाँ 100 आएगा। सीधी सीधी बात है इसमें, समझ रहे हो? तो आ तो सकता है नंबर, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं आ सकता है। हम लोग एग्जैक्टली मैनेजमेंट के लिए यही कर रहे हैं। हम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के लिए कोटा कल्चर क्रिएट कर रहे हैं। जब हम आए थे ऑडिट में तभी भी उनसे साइन कराया जिम्मेदारी का, जब ऑडिट खत्म होने का रिपोर्ट देना है तभी भी साइन कराया। बीजीबी भी उनको याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि अगला स्टैंडर्ड 260 और 265 है, जहां हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको याद दिलाते हैं आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। इतना उनको डरा दो, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाई दे, और वो अगर अपनी जिम्मेदारी निभा दे तो ट्रू एंड फेयर व्यू तो हो ही जाएगा। तुम समझ रहे हो स्टैंडर्ड्स क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड्स एक सीए का काम हल्का कर रहा है। स्टैंडर्ड्स बोल रहा है मैनेजमेंट का बांस कर दो कि अपने आप ही ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाए। तो हम लोग हर वक्त बैठ के उनको याद दिलाते रहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, स्टार्टिंग में भी, एंड में भी, और बीच बीच में भी। बीच बीच में आपसी बातें याद है? आपसी बातें 260 बोला। ये सब चीजें जरूरी होती हैं, खास तौर पे तब जब नंबर 1 देयर इज अ चेंज ऑफ मैनेजमेंट। तो उनको याद दिलाया जाए कि भाई आपका जिम्मेदारी है एफआर मतलब, समझ गए? नंबर 2 एंगेजमेंट लेटर में बोलना। नंबर 3 देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, उनको पता नहीं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। या नंबर 4 देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांस, मतलब जैसे देश का कानून चेंज हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया चेंज हो गया इत्यादि। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप बार बार मैनेजमेंट को चिढ़ाते रहो। पता नहीं तुमको बोला मैंने या किसी और बैच में बोला इंटर में कि फाइनल में, मुझे याद नहीं आ रहा,
चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर बनने के लिए सबसे बड़ा गुण होता है बी ए भिखारी। तुम लोगों को बोला, किसको बोला मैंने याद है, तुम लोगों को बोला क्या? ठीक है, सीए को भिखारी बनना पड़ेगा। भिखारी बोलने का मतलब है कि फॉलो अप, ठीक है, इसको अच्छे भाषा में भी बोला जा सकता है, पर मतलब ठीक है, मतलब छोड़ना नहीं है, पीछे पड़े रहो, क्लाइंट के पीछे पड़े रहो, परसिस्टेंट, नॉट विथ योर सेल्फ, विद देम, ठीक है। डेली सुबह जाते क्लाइंट को टोक दो, इतना टोक दो कि बेचारा खाना पीना जीना उसका हराम हो जाए, ठीक है। जैसे जब मैं पढ़ाई करता था, मेरी मम्मी इतना फॉलो अप, इतना परसिस्टेंट करती थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। और तब हमारे घर में एक डायलॉग चला करता था, ठीक है, जैसे टीवी होता ना, टीवी देखना, तो मैं बड़ा मतलब टीवी का वो लाइक कि मैं 12 घंटे, मेरा रूटीन ऐसे बनता था, ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरा रूटीन ऐसा होता था कि हम सुबह उठते ही 8 बजे से लेकर 8 बजे तक टीवी देखेंगे और फिर रात को 8 बजे से पढ़ाई चालू करेंगे। मेरा ऐसा स्टडी प्लान बनता था, ठीक है, मतलब इतना एडिक्टिव था। तो घर में ये नियम था कि टीवी काट दो, या सिद्धार्थ जब भी कुछ भी टीवी करे तो काट दो। तो मैं एंटरटेनमेंट की मीन्स ढूंढता था, कोई न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन, कुछ भी, ओके। ऐसा हालात हो चुका था कि उस वक्त हमारे घर में जोक चलता था, ठीक है, आज हम लोग इसका टीवी बंद करें, कल इसका बच्चा लोग इसका टीवी बंद करेगा। और जो सच ही है, ठीक है, पहले अपनी पढ़ाई के दौरान नो एंटरटेनमेंट, और आज मैं टीचर बन गया हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनका भी सेम साइकोलॉजी है। ये कैसे मोबाइल देख रहा है, ठीक है, मतलब गट्स बोलते हैं ना, आधे साइज का इंसान, ठीक है, आके मेरा मोबाइल बंद कर दे कि ये कैसे देख रहा है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। आज हम लोग बोल रहे हैं एंटरटेनमेंट मत करो, पढ़ाई करो, कल तुम लोग बड़े हो जाओगे, फिर कोई और छोटा मानव आ जाएगा जो तुमको बोलेगा तुम काम करो, टीवी मोबाइल ये सब मत करो। दिस चार्ट, समरी चार्ट, सबसे पहले किस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी है? एफएस, कि तुमने अपना एफएस का जिम्मेदारी निभाया, एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी चुना, कंसिस्टेंटली अप्लाई किया, सही जजमेंट लगाया, अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाया। नंबर 2, किस चीज़ का? मेरे साथ कोऑपरेट किया, इन्फॉर्मेशन दिया एंड ऑल दैट। एंड थर्ड, एनी स्पेसिफिक असर्शंस, जैसे अगर खराब कंपनी है तो जीसी करो, गोइंग कंसर्न असेसमेंट आप लोग करो। वो कल ही बोला था कि मैप 570, मैप मैनेजमेंट असेसमेंट एंड प्लान, कैश फ्लो फोरकास्ट। व्हाट इज द डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? सर डेट बोला ना, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बिकॉज सब्सिक्वेंट इवेंट्स तक का भी तो असर्शन लेना है। पीरियड, जो पीरियड एफएस में कवर्ड है वो सारे पीरियड का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अब देखो बात सर ऐसी है कि हिंदुस्तान में आप सिर्फ करंट पीरियड का बनाते हो, पर अमेरिका में 2 साल का बनता है, और एनुअल रिपोर्ट में करंट ईयर का जाता है, प्रीवियस ईयर का फिर से जाता है, तो आपको वहाँ 2-2 साल का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है। तो एक सवाल बनता है कि पिछले साल वाले एफएस पे तो हम लोग पिछले साल ले ही चुके थे रिप्रेजेंटेशन, तो वापस क्यों ले रहे हैं? बोला वापस से ले रहे हैं रीएफर्म करने के लिए। क्या करने के लिए? रीएफर्म करने के लिए। ये क्लियर है? पढ़ो इंग्लिश। पिछले साल का पिछले साल तो लिए थे, फिर वापस क्यों ले रहे हो इस साल? रीअफर्म, ठीक है। ये इंडिया में नहीं, अमेरिका में होता है, बिकॉज इंडिया में तो 1 ही साल का जाता है, ठीक है। अच्छा मान लो मैनेजमेंट चेंज हो गई, पिछले साल वाली मैनेजमेंट गई नए साल में, तो वो लोग बोले कि भाई हम तो पिछले साल थे नहीं, हम कैसे करें? बोला ये बात सच है कि आप पिछले साल थे नहीं, पर फिर भी आपको करना पड़ेगा, यही अल्टीमेट आंसर है। ब्राउन कलर पढ़ो। भले ही मैनेजमेंट चेंज हो गया और पिछले साल का, स्टिल उनकी एफआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और करंट ईयर एनुअल रिपोर्ट में दोनों जा रहा है अमेरिका में, तो उनको करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों का देना पड़ेगा अमेरिका में। यहाँ लिख दो यूएसए, ये इंडिया में नहीं होता सर। नेक्स्ट, ये दोनों डब्बे महा इंपॉर्टेंट है। डब्बा नंबर 1, मुझे इन पे भरोसा नहीं है जो लिख के लोग दे रहे हैं। आई हैव डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द रिटन रिप्रेजेंटेशन, या फिर दे ही नहीं रहा मेरे को, ठीक है। इन दोनों केस में कुछ प्रोसीजर्स बोले हुए हैं। वन ऑफ द लास्ट प्रोसीजर इज डीओ। डीओ मतलब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, सही है। अच्छा, सबसे पहले अगर आपको उनके दिए हुए WR की रिलायबिलिटी पे डाउट है तो आपको 3 काम करना है। नंबर 1, I², हाँ लिखा तो मैंने, I कंसिडर देयर इंटेग्रिटी एंड दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द मैटर दैट दे आर साइनिंग। और कई बार ऐसे भी होता है कि इंसान ईमानदार है वो लोग,
पर वो सीओ सीएफओ उसका अकाउंट्स का बुद्धि नहीं, वो धंधा संभालना जानता है, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं, बस वो आपके बोलने पे साइन कर रहा है, तो वो भी आपको चेक करना चाहिए वेदर दे नो व्हाट दे आर साइनिंग और नॉट, ठीक है। नंबर 2, मुझे उनके लिखे हुए रिटर्न में भरोसा नहीं है ना, तो मैं उनके WR को अपने SAE से कंपेयर कर सकता हूँ कंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर मुझे लगता है नहीं है, गड़बड़ है, देन इट विल अफेक्ट माई ओपिनियन सच दैट आई मे गिव DO। लिखा है ना, फुल फॉर्म देखो। नेक्स्ट, इन्होंने लिख के देने से मना कर दिया, या तो होली या पार्शली। होली मतलब होता देंगे नहीं साइन करके, पार्शली मतलब बोलता रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये पॉइंट हटा दीजिए, इस पे नहीं देंगे। तो होल या पार्शियल रिफ्यूजल के केस में हम क्या करेंगे, दिया, डिस्कस, इंटेग्रिटी रीवैल्यूएशन, एंड ए से अप्रोप्रिएट एक्शन, मतलब एक्शन मतलब DO लिखा हुआ तो हाइलाइटर। तो DO कब कब देते हो, जब इंटेग्रिटी पे डाउट हो और जब वो लोग रिफ्यूज कर देते हैं, खत्म। आगे TCWG में कोई दिक्कत, क्लियर है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया जो मैं तुम लोगों को बता भी रहा था कि ऑडिट रिवाइज कराना, मतलब करना नहीं, कराना बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, ऑडिट रिवाइज कराना इज हार्ड कंपेयर टू लॉ, क्योंकि लॉ में ना कंसेप्ट एक ही बार बताना पड़ता है, शुरू में पढ़ा दिया कंसेप्ट क्लियर, तो कंसेप्ट बार बार बोलना नहीं पड़ता, खाली फैक्ट्स बोलते जाओ। ऑडिट में क्या है, जब पढ़ाने बैठो साला फिर से पूरा का पूरा कंसेप्ट दिलाना पड़ता है याद, क्योंकि स्टूडेंट को कंसेप्ट याद नहीं है, तो फिर से कंसेप्ट समझाओ, फिर से फैक्ट्स बोलो, फिर से हटाओ, तो एफर्ट गोज अप। इसीलिए ऑडिट में रिवीजन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि कंसेप्ट पूरा याद दिलाना पड़ा है। खाली फैक्ट्स बोलने होंगे ना तो मैं तो पढ़ापढ़ वर्ड्स बोल के निकल जाऊंगा, पर तुम्हारे सर में कुछ जाएगा ही नहीं। अच्छा, ये बोर्ड पे देखो तो जरा, अब तो 260 आ गया, फुल फॉर्म बोलो, देख के बोलो, लाल रंग, कम्युनिकेशन विथ हु इज TCWG। सर देखिए, कंपनी का ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, इसमें 2 प्रकार के डायरेक्टर्स होते हैं। एक नीचे वाला एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब MD एंड होल टाइम, MD एंड होल टाइम, और दूसरा होता है सर नॉन एग्जीक्यूटिव यानी पार्ट टाइम। नॉन एग्जीक्यूटिव में मैक्सिमम इंडिपेंडेंट होते हैं पर ज़रूरी नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम। मैंने आप लोगों को ये दिखाया हुआ है पहले भी, हाँ यस, इनके नाम के अंदर क्या लिखा हुआ पढ़ो, मैनेजिंग डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये तीनों जो बच्चे इनके नाम में क्या लिखा है, फिर नॉन। अच्छा, बाय द वे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो अभी नॉन एग्जीक्यूटिव है, जब मैं दिखा रहा हूँ विद इन फ्यू मंथ्स ये एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। ये परंपरा होती है कि एग्जीक्यूटिव को लाने के पहले आपको एडिशनल डायरेक्टर बना के लाना पड़ता है नॉन एग्जीक्यूटिव, फिर AGM जैसे होगा उनको एग्जीक्यूटिव बना दिया जाएगा। बिकॉज भाई ये देख रहे हो इसको कितना खर्चा हुआ है बोल तो मैं ऐसे वैसे मेरा खर्चा हुआ, मेरा क्या जाता है, उनके पास है वो खर्च करें भाई। ये लोग कौन है, एग्जीक्यूटिव, ये लोग नॉन एग्जीक्यूटिव है और इंडिपेंडेंट्स और नॉन एग्जीक्यूटिव, तो इंडिपेंडेंट है ये लोग सब, ठीक है। ये देख रहे हो हबीबी ये यूनाइटेड अरब पेट्रोलियम का कारोबार, रिलायंस का भूलना नहीं चाहिए, पेट्रोलियम का कनेक्शन तो हबीबी से होना ही है, ठीक है। तो ये वहाँ के कुछ हिज एक्सेलेंसी टाइप है, मतलब वहाँ का राजा रूजा नहीं होता क्या, वहाँ पे तो बहुत सारे ना रॉयल फैमिली वैसा, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, ओके। नाउ द थिंग इज दैट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को आप क्या, मतलब ये जो भाषा लिखा हुआ है डायरेक्टर, ये तो लॉ का भाषा है, ऑडिट में ये भाषा नहीं चलता। ऑडिट में भाषा क्या चलता है, तो TCWG मतलब कौन सा डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव, वेरी गुड। और मैनेजमेंट मतलब कौन सा डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव। मैनेजमेंट में खाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे नहीं है, और भी हो सकते हैं, जैसे KMP लोग नहीं होते कंपनी में, वो भी एग्जीक्यूटिव, वो भी मैनेजमेंट ही माना जाएगा। CO CFO CS क्या माना जाएगा, मैनेजमेंट। अच्छा सर, TCWG और मैनेजमेंट टोटली अलग है कि थोड़ा सा ओवरलैप है, थोड़ा ओवरलैप तो है ही सर। सम पर्सन, कुछ लोग TCWG में भी आ सकते हैं और उधर भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सही है क्या, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुकेश अंबानी दोनों जगह है। तुम बोलोगे सर कैसे,
लिस्टेड कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर से आपको एक कमेटी बनानी पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट कमेटी। क्या बोलते हैं? ऑडिट कमेटी में ये नियम नहीं है कि सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऑडिट कमेटी में नियम है कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब एक दो नॉन इंडिपेंडेंट भी चलेगा, एग्जीक्यूटिव भी चलेगा, मतलब आप एमडी को यहाँ भी डाल सकते हो। इसीलिए इन दोनों के बीच में सर क्या है? ओवरलैप। हिंदुस्तान में ओवरलैप है, जर्मनी में मैंने बताया होगा कहीं पे, जर्मनी में ओवरलैप नहीं है। जर्मनी में दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है अलग अलग, एक को बोलते हैं मैनेजेरियल बोर्ड मतलब मैनेजमेंट, एक को बोलते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड, एसबी सुपरवाइजरी बोर्ड जर्मनी में होता है। ठीक है, यहां तक पहले क्लियर है क्या? नाउ एज अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ TCWG. Who is TCWG? TCWG are those persons in the company who are responsible for overseeing safe, S से strategic direction of the entity, A से accountability, F से FR process. याद करो यार जल्दी, सब बनाया था, सब बताया था, सब पढ़ाया था, बार बार कई बार। ओवरसाइट का मतलब क्या होता है? लिखा है मैंने हिंदी में, देखो, NIG नाइजीरिया, निगरानी, नाइजीरिया की रानी। TCWG कौन होता है? AC मतलब ऑडिट कमेटी, BOD मतलब, अच्छा बाय द वे ऑडिट कमेटी नाम की जो चीज़ होती है वो BOD से बनती है, पर हर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होता। एज पर सेक्शन 177 केवल जो बड़ी कंपनी होती है लिस्टेड 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़, केवल उनमें ऑडिट कमेटी होता है। तो बाकी कंपनियां जहां ऑडिट कमेटी नहीं होता वहां पे TCWG का मतलब है BOD, बोर्ड ऑफ। जर्मनी हो गया। अच्छा, हम लोग क्या खाली कंपनी का ऑडिट करते हैं क्या? अब जैसे मैं तो, मेरा एजुकेशन सेंटर तो LLP है ना, हमारा भी तो ऑडिट होता है। तो LLP के अंदर TCWG कौन होगा? पार्टनर्स। और कौन हो सकता है? पार्टनर्स ही होगा, या DP बोलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो हमारे केस में तो ऐसा है कि सर डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट भी और TCWG भी है ना। इनफैक्ट हमारे केस में TCWG में नॉन वर्किंग पार्टनर्स होने चाहिए, पर प्रॉब्लम में नहीं हो पाएंगे क्योंकि LLP या पार्टनरशिप फर्म में जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं वो ओवरसीइंग का काम करते नहीं है ना, तभी तो उनको स्लीपिंग बोलते हैं। सोच लो यार, पार्टनरशिप फर्म में दो प्रकार के पार्टनर, वर्किंग, स्लीपिंग। वर्किंग वाला तो मैनेजमेंट है ही, और स्लीपिंग वाला तो सुपरवाइज भी नहीं कर रहा कि आप उसको बोलो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप में तो आपको TCWG अलग से मिलेगा ही नहीं, वहां तो TCWG और मैनेजमेंट 100% ओवरलैप करेगा। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो प्रोप्राइटर है वही TCWG, वही मैनेजमेंट। पार्टनरशिप फर्म में LLP में जो पार्टनर्स है वही दोनों है, TCWG और मैनेजमेंट। हरे रंग में हमको बताया है कि जब कभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करो सबसे पहले वहां पे TCWGs को आइडेंटिफाई करो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आइडेंटिफाई करो कि हमारे क्लाइंट में TCWG कौन है। सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्युनिकेशन विद द TCWG? क्यों करें? नंबर 1, एक कंस्ट्रक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट होगा। दूसरा, हम उनको हेल्प करेंगे इन ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो हमको हेल्प करेंगे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करके। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो बाद में पढ़ना, पहले नीचे पढ़ो। I have to communicate 4 things to TCWG, आपसी बातें, APSI। ठीक है, ये था ना आपसी बातें। आपसी का फुल फॉर्म याद करो। A से ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, P से प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, S से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, और I से इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, थोड़ा डिटेल में, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम पहले ही उनसे शेयर कर लेते हैं इन एंगेजमेंट लेटर। Planned scope and timing, planned scope and timing में don't share the exact plan with them so as to compromise the effectiveness of audit, rather share a broad plan, मतलब कि as per me what are the risky areas जहाँ high ROMM है and how I am planning to address them. So I have to share a broad outline of the plan that I have made, the risk areas that I have identified जिस पे मैं ज़्यादा attention focus करूँगा, but I am not going to share my detailed plan with them because it will compromise the effectiveness of audit. ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक कौन सा है? मुझे जो जो बड़ी बड़ी बातें पता चलेगी सब इनको बताऊंगा। और आई से लिस्टेड कंपनी से केस में इंडिपेंडेंस भी राइटिंग में कम्युनिकेट करूंगा। ग्रेट सर, ऑब्जेक्टिव में वही बताया हमको, देखो 4 ऑब्जेक्टिव है, APS आ गया। बीच में वो हमको इंफॉर्मेशन देगा
लास्ट में हमारे बीच में एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ सर, क्या लिखा है ए से, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं ये आपसी पॉइंट जो है ये डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अब एक एक करके आपसी बातें स्टडी करेंगे। ए से ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो हम लोग शुरू में ही जब एंगेजमेंट लेटर या अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बनाते हैं तब उनको कम्युनिकेट कर देते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नंबर 1 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सर्कल पढ़ो, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। नंबर 2 क्या है, हमारा ऑडिट डज नॉट रिलीव द मैनेजमेंट और TCWG ऑफ देयर ओन, हम चेक कर रहे हैं, बनाना तो उनको है ना, तो आवर ऑडिट डज नॉट रिलीव देम कि जो चाहे वो लोग गड़बड़ कर ले वो हम ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। प्लान, आप CP से प्लान्ड scope and timing. Will you share exact scope and plan? No sir, it will compromise the effectiveness of audit. So I will share just a broad outline of our plan. Basically what are the risky areas that I have identified and how I am planning to address the risk. इससे होता क्या है, अगर मुझसे कोई रिस्की एरिया छूट गया है तो वो मुझे बता सकते हैं, अगर मैंने किसी नॉर्मल एरिया को भी रिस्की मान लिया तो वो मुझको बता सकते हैं कि यहाँ रिस्क नहीं है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर मैं जब अपना प्रोसीजर बताऊंगा कि मैं ऐसे एड्रेस करना चाहता हूँ रिस्क को, तो वो मुझे बताएंगे कि नहीं आप और करो या कम करो। तो इसीलिए वो एक रिस्क वाला एंगल से शेयर करना अच्छा रहता है, रैप के एंगल से अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एस से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आपसी बातों में तुम देखो मैंने गोला किसको किया है, एस, देखो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे क्या क्या पता चला। अब इसके अंदर 6 पॉइंट्स है, याद करने के लिए मैं बोलेंगे एडम वाओ। ए से अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, वी शुड कंसिडर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्या बोला, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, APAEAD, फुल फॉर्म बोलो, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स। अच्छा हो सकता है कंपनी ने IND AS या AS फॉलो किया है पर उसमें भी गलत पॉलिसी सेलेक्ट किया जो उनके लिए अच्छा नहीं है। जैसे सर IND AS AS आपको FIFO भी अलाउ करता है, वेटेड एवरेज भी करता है, पर आपकी इंडस्ट्री में ज़्यादा सूटेड FIFO है तो आपने वेटेड एवरेज क्यों लिया। तो ऑल्दो यू हैव फॉलोड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, स्टिल आपने गलत पॉलिसी लिया है। मैं बोलूँगा इस बात पे। एडम, ए हो गया। DD से डिफिकल्टीज एनकाउंटर ड्यूरिंग ऑडिट, मेरे साथ नॉन कोऑपरेशन वगैरह हुआ वगैरह। एडम, M से matters that arose during the audit, risky matters, example of a risky matter, revenue recognition। एडम वाव, W से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो मैं उनसे लूंगा लिखवा के। A से ऑडिट रिपोर्ट, ऑल दो सर्कमस्टांसेस विच विल लीड टू अ मॉडिफाइड ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस, सर देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस, लैक ऑफ एविडेंस या फिर MMS। यही होता है ना ऐसे 705 में, MMS से तो आप QO देते हो, लैक ऑफ एविडेंस से तो QO देते हो, बहुत बढ़िया। वाव, O से अदर मैटर्स, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो TCWG को हेल्प करेगा इन ओवर सीइंग द FR प्रोसेस। ओवरसी समझते हो ना, ऊपर से देखना, निगरानी। आप I से, सर ये इंडिपेंडेंस वाला कम्युनिकेशन हर कंपनी में कि लिस्टेड में, लिस्टेड कंपनीज के केस में ऑडिटर को राइटिंग में इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम तो इंडिपेंडेंस यार बहुत जानते हैं, हम लोग चैप्टर 11 भी पढ़े हुए हैं। जैसे KPMG नेटवर्क है और KPMG नेटवर्क के अंदर एक फर्म है BSR है। अच्छा वो हमारा क्लाइंट और क्लाइंट का ग्रुप कंपनी है, तो हम लोग सब बताएंगे कि हमारी फर्म, हमारा पार्टनर, हमारा नेटवर्क, हम सब आपसे और आपकी ग्रुप कंपनी से इंडिपेंडेंट है। The different type of services, whether auditing or non-auditing services that we render to you or your group companies, ये सारा relationships हम लोग disclose करेंगे। Any relationship that may create a threat to the independence, independence के लिए 5 तरह के threats होते हैं। SAF, Chapter 11, self interest, self review, advocacy, familiarity, intimidation। और तो अगर threats है तो threats को eliminate या reduce करने के लिए safeguards है, वो पूरा writing में लिख के देंगे, ठीक है ना, जो वहां लिखा हाईलाइटर में वही मैं बोल रहा हूं। कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऐसे 260 का नाम क्या है, कम्युनिकेशन विद TCWG। आई मस्ट कंसिडर द FTC ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म, टाइमिंग, कंटेंट। फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन या ओरल, टाइमिंग ऑन अ टाइमली बेसिस, कंटेंट आपसी राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा, ओरल भी है तो आप उसको राइटिंग में करो। हर बात कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं, इंपॉर्टेंट मैटर्स कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। एडिक्वेसी,
ये लोग मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, मतलब मैं इनको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये लोग कुछ नहीं कर रहे, साइलेंट शटअप ऐसा कर रहे हैं, तो उससे मेरा रिस्क असेसमेंट, मेरा रिस्पॉन्स और मेरा ओपिनियन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? आई मे इवन कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। ठीक है, मैं एमओ भी दे सकता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन नंबर 1, ओरल कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी, मैंने कब क्या किसके साथ राइटिंग में कम्युनिकेट किया था, राइटिंग में रख लो। नंबर 2, रिटेन अ कॉपी ऑफ WR ऑब्वियसली साइन करके उनसे लेते हैं अपने ऑडिट फाइल में डालने के लिए, तो ठीक है। नेक्स्ट, फिर से कम्युनिकेशन, लेकिन इस बार क्या कम्युनिकेशन? सर वहाँ पे आपसी बातें कम्युनिकेट कर रहे थे, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी कम्युनिकेट कर रहे हैं। किसको? वहाँ TCWG को कर रहे थे, यहाँ TCWG एंड मैनेजमेंट को कर रहे हैं। ठीक है, जो कम्युनिकेशन हम देना चाहते हैं वो किस मुद्दे पे? डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल। सर उसका मतलब क्या होता है? सर डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल का मतलब है इंटरनल कंट्रोल अपने मकसद में फेल कर रहा है, इट इज फेलिंग टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट मिस स्टेटमेंट्स ऑन टाइमली बेसिस, या फिर इंटरनल कंट्रोल इज मिसिंग, है ही नहीं। ठीक है, अच्छा मैं क्या ये मेरा ड्यूटी बनता है कि कंपनी के अंदर जितने भी इंटरनल कंट्रोल में एक एक डेफिशिएंसी ढूंढ के बताऊं, या ओनली दोज बताऊं विच केम टू माय अटेंशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट? अच्छा, मुझे 50 डेफिशिएंसीज मिले, उसमें केवल 10 सिग्निफिकेंट है, तो 50 बताऊंगा कि 10 सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बताना है, सारा नहीं। तो मैं राइटिंग में एक चिट्ठी दूंगा उनको, उस राइटिंग वाली चिट्ठी को क्या बोलते हैं? अरे तीनों याद करो रे, MCQ है, LOW, मैनेजमेंट लेटर, या फिर फ्लैश रिपोर्ट, सब एक ही चीज़ है, समझ गए? MCQ में याद रखो। डन है कि नहीं है? ओके, मेरी जिम्मेदारी क्लियर है ना? सारा बताना नहीं है, जो जो मुझे पता चला वो बताना है। डिफाइन, सुनो, अ डेफिशिएंसी और अबे और कॉम्बिनेशन ऑफ, देख के तो बोल रहे बावले, और कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज दैट इन माई PJ रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी एक डेफिशिएंसी भी हो सकता है, या बहुत सारे डेफिशिएंसी मिलकर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो मेरे जजमेंट में इतना इंपॉर्टेंट है दैट मेरिट्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट TCWG, ताकि वो लोग इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले सके, बिकॉज कंपनी को लॉस हो रहा है उससे। तो ऐसे को बोलते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। वेरी गुड, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अच्छा मान लो कि ऑडिट के दौरान मुझे MMS नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है क्या कि इंटरनल कंट्रोल मस्त चकाचक है? नहीं ना। ठीक है सर, आपको ये भी देखना है कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन MMS राइट नाउ और मे बी इन फ्यूचर। तो जस्ट बिकॉज देयर इज नो MMS दैट डज नॉट मीन दैट द इंटरनल कंट्रोल्स आर चकाचक। ठीक है, पढ़ो। द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेफिशिएंसी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वेदर MMS इज ऑकर्ड बट ऑल्सो ऑन वेदर MMS कैन ऑकर इन फ्यूचर। नंबर 3, पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऑफ द। ठीक है, तुम अपने बिल्डिंग के टेरेस के जो पैरापेट होता है ना, बाउंड्री पैरापेट समझते हो, उस पर खड़े होकर चल रहे हो, तो माँ बाप की तो जान निकल ही जाएगी ना। तुम बोलोगे नहीं गिरे तो नहीं ना, अरे गिरे नहीं पर फ्यूचर में तो गिर सकते हो ना नीचे, और उनको तो डर होगा, क्या पता कुछ नहीं। हाँ सुसाइड छोड़ो इधर ब्लू बॉक्स पढ़ो, तुम पढ़ो। मतलब वही बोल रहा है, MMS नहीं होने के बावजूद भी हो सकता है कि डेफिशिएंसी इन कंट्रोल हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, लेटर ऑफ वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। ये चिट्ठी बना के इसको दोगे, मैनेजमेंट TCWG को दोगे, ऑन अ टाइमली बेसिस दोगे। ये इसमें एक एक पॉइंट्स है लेटर ऑफ वीकनेस में। नंबर 1 क्या क्या रहेगा? लिस्ट डाउन द वीकनेसेस एंड देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट, एंड सजेशन भी दे सकते हो उसको सुधारने का। नंबर 2, केवियट मतलब वार्निंग कि these are only those weaknesses that came to our attention during audit. It does not contain all the weaknesses that may be present in your system. Number 3, मैनेजमेंट को इससे क्या फायदा होगा? इट इज़ अ वैल्यूएबल रेफरेंस, उनको पता चलेगा कहाँ गड़बड़ ठीक करना है। इससे ऑडिटर को भी फायदा है कि ऑडिटर के ऊपर कल को लीगल लायबिलिटी आएगा तो वो तो बोलेगा मैंने तो इनको वार्न कर दिया था कि कंट्रोल में प्रॉब्लम्स है। इसके ऊपर कैटरसन का एक केस लॉ भी है। नीचे कहाँ गया ये ब्राउन, ये सर्कल पढ़ो पहले। Does the letter of weakness relieve the auditor from the liability in case of fraud loss? बोला yes। कोर्ट ने बोला कि जब कंट्रोल्स में प्रॉब्लम थे और ऑडिटर ने ऑलरेडी क्लाइंट को बार बार वार्निंग दे दिया था ठीक कर लो, फिर भी क्लाइंट ठीक नहीं किया और फिर फ्रॉड हो गया, तो इसमें CA बेचारे की
क्या गलती? क्योंकि फ्रॉड एरर तो होते ही तभी है जब कंट्रोल्स में गड़बड़ हो, और वो तो आपको वार्निंग देके बता ही दिया ना, तो इसीलिए मेरा भी लायबिलिटी कम हो जाता है, इसीलिए मैं राइटिंग में लिख के दे देता हूँ। ग्रीन बॉक्स, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने लेटर ऑफ वीकनेस बना के दे दिया, दैट डज इट मीन कि फिर मैं एमओ नहीं दूंगा? सर एमओ अलग चीज़ है और ये इसका पर्पस है उनको वार्न करना कि ठीक कर लो कंट्रोल, ठीक है। ऑडिट ओपिनियन कैन बी दिस और दैट, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ऑडिटर्स ड्यूटी, मेरा काम है जितने भी डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हुए हैं केवल वो कम्युनिकेट करना, सारे नहीं। अच्छा, आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज में से मुझे देखना है कौन सा सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है। कभी कभार एक डेफिशिएंसी भी सिग्निफिकेंट होता है, कई बार कॉम्बिनेशन मिलकर सिग्निफिकेंट होता है। नंबर 4, मैं रिटन कम्युनिकेशन बना के दूंगा, ओरल नहीं, रिटन टू मैनेजमेंट एंड TCWG। MT मतलब मैनेजमेंट एंड TCWG। मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, the description of the deficiencies and the potential impact of those deficiencies. Number 2, sufficient information should be given in the letter to enable them to enable the management and TCWG to understand the context of the communication. मतलब वो भी तो सरप्राइज होंगे, अरे ये CA ने हमको क्या दिया, मतलब पिछले वाले ने नहीं दिया होगा। तुम अच्छे CEO मेहनती हो, तुमने लेटर ऑफ वीकनेस दिया तो वो समझेंगे नहीं किसने दिया, क्यों दिया, तो तुमको समझाना पड़ेगा कि देखो यूं तो मेरा काम होता है ऑडिट करना, मेरा काम इंटरनल कंट्रोल चेक करना नहीं होता, पर जो जो मेरे सामने आया गड़बड़ वो मैं तुमको बता रहा हूँ, और भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये सब बातें सब उनको बता दो लिख के, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? सर इस कंपनी में जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको ये लोग स्क्रूटनाइज करते ही नहीं है। मैनेजमेंट खुद फ्रॉड पे आमादा है, मतलब तुला हुआ है, ठीक है। फेलियर टू, मैंने कितनी बार पिछले साल भी बताया था इनको गलती, फिर भी इन्होंने इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी को ठीक नहीं किया। इनके यहाँ रैप नहीं है, मतलब एंटिटी खुद अपना रिस्क असेसमेंट नहीं करता ना उस, और जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो इनइफेक्टिव है, लॉस हो रहा है। मैनेजमेंट का बड़ा ढुलमुल रिस्पॉन्स है, ये लोग गड़बड़ होने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लेते, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स जो हैं वो फेल कर रहे हैं MMS डिटेक्ट करने में। प्रायर पीरियड के MMS डेफिशिएंसीज जो मैंने बताए थे वो अभी तक ठीक नहीं किए। मैनेजमेंट या TCWG अपने बिजनेस को अच्छे से ओवरसी नहीं करता। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अच्छा, व्हाट आर द फैक्टर्स? ऑडिट इज अ फैक्ट्री ऑफ, सो व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? 4 बार F, 3 बार E, 1 बार O, ठीक है। दिख रहा है क्या, लिखा होगा बाजू में तुम लोग? 4 बार F, 3 बार E, 1 बार O। F, सर हो सकता है कोई डेफिशिएंसी की वजह से आज मिस स्टेटमेंट नहीं हो रहा पर फ्यूचर में हो सकता है, तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। F फ्यूचर। नंबर 2 F, अगर उस डेफिशिएंसी की वजह से फ्रॉड होने का चांसेस है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ फ्रॉड। बिकॉज देखिए सर, कंट्रोल्स अगर वीक है ना तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड। फिर F से, इट में अफेक्ट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, तब तो वो और ज़्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज आई एम द ऑडिटर। F से फ्रीक्वेंसी, मुझे बार बार आप लोगों के यहाँ मिस स्टेटमेंट और डेविएशंस मिल रहे हैं, तो मतलब कंट्रोल डेफिशिएंट सिग्निफिकेंट है, बार बार क्यों मिल रहा है मेरे को गड़बड़। E से, आप लोगों की अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बड़े कॉम्प्लेक्स या सब्जेक्टिव हैं, तो वहाँ पे FR में MMS करने का चांस ज़्यादा है। Exposure, there are lot of financial statement items which are exposed to the deficiency in control. फिर लास्ट वाला वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी बिजनेस इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ रहा है। एंड लास्ट अदर डेफिशिएंसीज, जो खुद तो सिग्निफिकेंट नहीं है पर इन कॉम्बिनेशन ओवरऑल सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जाते तो मैं फिर से एक बात बोलूँगा, ऑडिट सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन्स। बार बार पढ़ोगे, कंसेप्ट और क्लीन होते जाएगा एकदम, ठीक है, एकदम बढ़िया क्लीन होते जाएगा, वर्ड्स भी याद होते जाएंगे, बढ़िया आंसर लिख के आओगे। ओके, थैंक यू।